पिछले 10 साल से मुंबई में रह के फिल्में कर रहा हूँ। वेब सीरीज करी है और बहुत सारी एड फिल्में करी हैं। ना मैं प्लेटफॉर्म पे सोया हूँ। अंजाम को लेकर मैं कभी चिंतित नहीं रहा कि और हमें टारगेट है कि हमें यहाँ तक जाना है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारी फील्ड में, अभिनय में एक कोई टारगेट नहीं है। हम यदि पैदा हुए हैं और हम खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। 30 साल हो गए मुझे गोंडा छोड़े हुए। रंगमंडल है, NSD रेपेट्री कंपनी, वहाँ 6 साल काम किया। जो हमारा अवध है, अवधी भाषा है, इस पे जो हमारे कलाकार हैं, जो गाने बनाते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं या लिखते हैं, जो कवि हैं, वो ऐसे गाने लिखें, बनाएं, ऐसे गाएं कि वो जिम में भी बजे। वही पंजाब का गाना आप अवध में जिम में बजाते हैं, हरियाणा का गाना आप बजाते हैं। उन लोगों ने जो है गाने भी बनाए और सब तरह के गाने बनाए। जिम वाला अलग है, सैड सॉन्ग अलग है। तो ऐसे हमारे अवध में भी हो। जितने भी हमारे कलाकार सुन रहे हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसे गाने बनने चाहिए कि जीवन यात्रा जो है वो, उसको मैं संघर्ष का नाम नहीं देता किसी भी तरीके से। मैं अब सच बताऊं तो मैं कभी ज़िंदगी में भूखा नहीं रहा। वहाँ मैंने फिल्म करी सावी, जो हिमाचल प्रदेश की स्टोरी थी, सुभाष घई का प्रोडक्शन। तो मंटो के ऊपर वो सीरियल बना रहे थे। उसमें मुझे मंटो की भूमिका मुझे दी उन्होंने। बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर जो मुंबई में हैं, मोस्टली वो 80% 90% दिल्ली के ही हैं। NSD पास आउट हो गए। NSD पास आउट हो कि वो NSD से बाहर के भी कुछ लोगों को लेते हैं वो स्कूल में। और मैंने यहाँ से क्यों किया, श्रीराम सेंटर से, क्योंकि वहाँ तो छात्रवृत्ति मिलती है NSD में। कितने लोगों का होना है, कोटा है कि SC ST OBC और जनरल स्टूडेंट का कोटा है। आपकी प्रतिभा पीछे हो जाएगी। प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी आपका एडमिशन वहाँ नहीं हो पाता। और एक कारण ये भी है कि यदि आप प्रतिभाशाली हैं तो आपको एडमिशन की क्या ज़रूरत है। मनोज वाजपेयी जैसे लोग, उन्होंने थिएटर किया। और भी कई उदाहरण है, विजय राज वगैरह हैं। जब आपको इतना सब आता है, आप एक्टर हो, चीज़ें सीखने वाला है, तो सीखने वाला है। हम जिसको सिखाएं, जिसको हम सिखा सकें। फिर 5 मिनट के बाद अंदर से कॉल आई कि सर आपको बुला रहे हैं। मैं डायरेक्ट, मेरा जो है परिचय सीधे रामगोपाल वर्मा से, सामने में उनके सामने बैठा हुआ था। उन्होंने मुझसे एक कमर्शियली जो एक हिट थी, तो रामगोपाल वर्मा की फिल्म थी ऑफिसर, जो इस वक्त अमेजॉन पे है फिल्म। तो वो नागार्जुन के साथ मैंने करा था। मुंबई क्राइम ब्रांच ऑफिसर था, हम 5 लोग थे। ऐसे करते 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 फिर मुझे मर्दानी 2 फिल्म मिली यशराज के यहाँ, वो मैंने करी। फिर मुझे वेब सीरीज मिली गुल्लक, उसमें मैंने सीजन 3 में 3 एपिसोड में हूँ मैं। पूरी मतलब मेरी और मेरी बेटी पे कटहल फिल्म करी मैंने। और फिर आई हसीन दिलरुबा फिल्म थी, पटना शुक्ला फिल्म करी। पटना शुक्ला तो आपका कैरेक्टर है रिक्शे वाले का उसमें। हाँ, जो मेरी बेटी का स्ट्रगल दिखाया है, उसका वैसे मार्कशीट वगैरह चेंज हो जाता है। और 1 फ्राइडे नाइट करी फिल्म। और भी फिल्म मेरी आने वाली है, मतलब फ्लोर पर है। विभागी बेचारे की शूटिंग कंप्लीट हुई है, वो है, फ्लोर पे है। और TVF जो है द वायरल फीवर की फिल्म है, पहली फिल्म है 1 VVAN 1, वो मैंने किया है राजपाल यादव के साथ, और वो भी रिलीज होने पर है। मैं वापस आऊँगा, फिल्म अभी आने वाली है नसीर जी की, इम्तियाज अली, उसमें भी मेरा कैरेक्टर है। वो आई थिंक 12 जून को रिलीज है वो फिल्म जी। हाँ। और एक फिल्म करी है अभी मैंने, बर्ड करी है मैंने, तो वो भी रिलीज होने वाली है फिल्म। सब कुछ किया, लेकिन अंततः मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि अमरीश तो एक्टर है। हाँ, बस मैं लोगों से प्रभावित होता था, जो सक्सेस लोग थे, जो सफल लोग थे, उनसे मैं सीखता था। प्रेरणा मिलती थी कि टैलेंट है, टैलेंट के बावजूद वो असफल है। इनसे गलती कहाँ हो? आप नशे के आदी हैं, क्या है, किस चीज़ में आप लग गए। डिप्रेशन की भावना होनी चाहिए, लेकिन एक कोने में आपको रिजेक्शन का रखना भी पड़ेगा, क्योंकि आप हो सकते हो और दुनिया ही खत्म नहीं होगी। ये आड़े आते कहानी के हिसाब से जैसे 12th फेल है, उसमें फादर का रोल का मेरा ऑडिशन हुआ, बहुत अच्छा ऑडिशन गया। लेकिन अभी क्या है कि मेरी एज, पंजाब में पंजाबी लोग बोलते हैं और उसको सम्मान भी देते हैं। आप जिम चले जाइए पंजाब में, वो जिम पंजाब हो, पंजाब का जिम हो, पंजाबी गाने बजेंगे।
वो जिम हरियाणा को हो, पंजाबी बज रहा है, हरियाणी का भी बज रहा, हरियाणवी में भी वहाँ पे बज रहा है। हमारे अवध में जाइए, उन्हीं गानों को बजाएंगे। भोजपुरी तो हम तो बहुत कम ही सुने, भोजपुरी नहीं बजता, हमें लग रहा है जिम में भोजपुरी तो नहीं बजता होगा। अवधी तो कहीं है ही नहीं, वही उलर गप वाले गाने जो है बनते हैं यहाँ, वो मजाक वाला, वो मजाक ही बने, और वो कहीं ना कहीं संस्कार खत्म होता है, उससे कहीं ना कहीं संस्कार भी हमारा दिख रहा है। जिस भाषा में हम खेले कूदे बड़े हुए, अम्मा बप्पा दादा काका ये सब बोले, उसी को अब हम शर्म कर रहे हैं कि हम ये बाहर नहीं बोलेंगे। हमारी भाषा, हमारी अवधि, हमारी पहचान है, हमारी मिट्टी है, हमें उसे बोलना है। लेकिन आपको पता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम अवधि बोलते हैं और हम उसका मजाक उड़ाते हैं। इंग्लिश जो है, यदि आपको आती है भाषा, देखिए हमारी अवधि हमसे कोई नहीं छीन सकता, नहीं छीन सकता। हम बोला बतियाई, हम वह होई जौन हम है न। हमरे जितने मित्र यहाँ रहे गोंडा में, जो हमारे साथ नाटक करते रहे, और उन्नन का मिला है कि अजय त्रिपाठी रहे, ये सब हमरे बाप हमें पढ़े भेजिन, और इन्हों सबका कहत रहे कि भैया तुम्हें जो पैसा लागी तुम्हार बाप महतारी न दे पाई हैं, तो हमसे ले ली हो, और तू चला जा गुड्डू, मतलब अमरीश जहाँ गए हैं तू चला जा, कई लो जाए। हमरे साथी रहे उस वक़्त प्रमोद नंदन, वह मसाते रोल करी, वकील साहब। यदि ये सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, सब्र है, कमिटमेंट दे सकते हो, समय दे सकते हो, है ना, तो ही इधर आओ, तो इधर आओ। कि आजकल बच्चों में जैसे कोई कुछ करना चाह रहा है, कि बच्चा कहा कि हमको एक्टिंग में जाना है, तो बाप कहता नहीं, ये हमारे खानदान में कोई नहीं था, हमारे पूरी पीढ़ी में कोई नहीं था, और जो है तुम ये क्या करोगे, मतलब इसमें क्या है, नाचो गाओगे, नचनिया बजनिया जो है गांव में, जैसे मतलब हमारे यहाँ अवधी में अगर कहा जाए, तो नया नाचत गाओत है, ये इनका तुम्हें कुछ करे के, ये नाचो गाओ है, नौटंकी करो खाली, हाँ ये भाड़गिरी है। हाँ, ये चाहिए है कि आप ये के जवाब अवधी में अपने भाषा में दे दियो, कि जैसे गांव वाले सुने, और अपने लड़किन का कहा कि भैया तू करो अगर ये करा चाहते। नहीं तो हमरे यहाँ अमरीश जी, सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप अपना पूरा परिचय दीजिए और अपनी इस खूबसूरत ज़िंदगी के सफ़र के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और मेरा जीवन परिचय जो है वो एक सौभाग्य की बात है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ और ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है। मैं इसी शहर से हूँ, मेरा शुरुआत यहीं से हुई, गोंडा से। तो जीवन परिचय में तो ये है कि मैं यहीं का पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बढ़ा हूँ, यहीं पढ़ाई करी है। मेरी सारी शिक्षा जो है, मतलब जो एजुकेशन जो मेरा हुआ है वो मेरा यहीं पे हुआ है। और ख़ासकर मतलब फाइनली मैंने यहीं डिग्री कॉलेज से ही ग्रेजुएशन किया था। और उसके बाद में 96 में दिल्ली चला गया था और वहाँ जाके श्रीराम सेंटर में एडमिशन लिया, श्रीराम सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट। और उसके बाद वहाँ 2 साल का कोर्स किया एक्टिंग का। उसके बाद फिर मंडी ड्रामा स्कूल है, हिमाचल सांस्कृतिक शोध संस्थान, हिमाचल प्रदेश में है, मंडी ज़िला में है। वहाँ हमने 1 साल का नाट्य प्रशिक्षण लिया। तो ये तो हो गई हमारी शैक्षणिक योग्यता, जो कि प्रोफेशनल फील्ड में थी अभिनय को लेके। फिर उसके बाद मैंने 20 साल दिल्ली रहा हूँ और NSD में जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में मैं 6 साल रहा हूँ। वहाँ रंगमंडल है, NSD रेपेट्री कंपनी, वहाँ 6 साल काम किया है। श्रीराम, उससे पहले मैंने श्रीराम सेंटर रंगमंडल में भी काम किया है 4 साल। और एशिया का सबसे बड़ा थिएटर होता था गुड़गांव में, किंगडम ऑफ ड्रीम्स के नाम से, वहाँ 3 साल काम किया है। झुमरू प्ले होता था, उसमें किया है। और ये 20 साल का मेरा एक सफ़र था यहाँ गोंडा से जाने के बाद का। तो 2016 तक मैं दिल्ली था और वहाँ थिएटर किया।
और लगभग 70-72 नाटकों में अभिनय किया इस दौरान। और 2016 में मैं मुंबई शिफ्ट हुआ और 2016 से अभी 2026 हो गया है और मुझे 10 साल लगभग वहाँ भी होने को है। तो कुल मिला के है कि मेरी यात्रा गोंडा से निकलने की 30 वर्ष हो गए, 30 साल हो गए मुझे गोंडा छोड़े हुए। यही मेरा जीवन परिचय है और मैं अभिनेता हूँ और पिछले 10 साल से मुंबई में रह के फिल्में कर रहा हूँ। वेब सीरीज करी है और बहुत सारी एड फिल्में करी हैं। यही है। फिल्मों के नाम जैसे हमने सर ये कटहल भी देखी, और कैसे फिल्मों के बारे में भी थोड़ा हमारे श्रोताओं को जो है अपनी फिल्मों के बारे में बता दीजिए भी। मैं जब दिल्ली था, जब रंगमंच कर रहा था, थिएटर कर रहा था, वहाँ पे स्टेज पे अभिनय करता था, नाटकों में अभिनय करता था, उस दौरान मुझे बहुत सारे प्रोजेक्ट आते थे, फिल्मों के ऑफ़र आते थे इसमें रोल करने के लिए। पर हम लोग का एक एग्रीमेंट होता है कि हम बाहर काम नहीं कर सकते, और क्योंकि बाहर काम करने के लिए वहाँ भी समय देना पड़ेगा। रंगमंच में एक समर्पण चाहिए होता है, क्योंकि प्रॉपर रिहर्सल होती है, एक स्पेस पे आप काम करते हैं और कमिटमेंट होता है, जहाँ जॉब भी कर रहे होते हैं। तो उस वजह से मैं दिल्ली रहकर उतना काम मैं मीडिया का नहीं कर पाया, फिल्में नहीं कर पाया। फिर भी कुछ कुछ कर लिया, जो कि मजबूरी मतलब मजबूरन बश करना पड़ा, या किसी का अप्रोच था कि नहीं अमरीश कर लो, तो वहाँ मैंने फिल्म करी सावी, जो हिमाचल प्रदेश की स्टोरी थी। बट्टा सट्टा जो होता है बदले में, यानी ये आपके घर की बेटी मेरे घर में जाए, मतलब आपकी बेटी मेरे घर में आएगी और मेरी बेटी आपके घर में जाएगी, तो उस प्रथा को लेकर के एक फ़िल्म थी सावी। उस पर काम किया था मैंने। और रेपेट्री में जब मैं था, NSD रेपेट्री में, जिस दिन मैं रिटायर हुआ वहाँ से, मतलब मेरा आखिरी साल था, 6 साल की एक परमानेंट जॉब होती है वो मैक्सिमम, तो वो मैंने किया वहाँ पे और मेरा आखिरी शो था। तो उसके अगले दिन ही मुझे सीरियल था इनका मुक्ता आर्ट्स का, सुभाष घई का प्रोडक्शन, तो मंटो के ऊपर वो सीरियल बना रहे थे। उसमें मुझे मंटो की भूमिका मुझे दी उन्होंने, सादत हसन मंटो। और वो लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कि मेरा जब ये जॉब छूटे या मेरा काम ख़त्म हो, तो उस दिन के नेक्स्ट डे ही मैं इत्तेफाकन वहाँ मैं मेरा जो जब ये ख़त्म हुआ, और मैं उस दिन अगले दिन से मैं मंटो के रोल के लिए मैंने सीरियल किया था। वो DD1 पे आया था, वो सीरियल आया था DD1 पे, तो वो मैंने किया। वो ये दिल्ली रहकर हुआ काम मेरा। उसके बाद मैं चला गया मुंबई अपने परिवार के साथ। हाँ, एक दिलचस्प बात ये भी है कि मेरी शादी दिल्ली में ही हुई और 2008 में, और मेरी जो पत्नी है वो दिल्ली की ही है, वो भी हमारे साथ रंगमंच करती थी, थिएटर करती थी, और हम लोग तो वहीं परिचय हुआ और हमारी वहीं शादी हुई, और हमारी एक बच्ची भी है, वो भी दिल्ली में ही पैदा हुई। तो हम दिल्ली से मुंबई आ गए और यहाँ हमने फिल्मों का कारवां यहाँ से चालू हुआ। और एक सबसे बड़ी बात ये रही कि मुझे उतना संघर्ष करना नहीं पड़ा। जो मैंने दिल्ली में रंगमंच में रहते हुए जो काम किया था, अभिनय किया था, लोगों ने मुझे देखा था, तो बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर जो मुंबई में हैं, मोस्टली वो 80% 90% दिल्ली के ही हैं। NSD पास आउट हो गए। NSD पास आउट हो तो मैं नहीं हूँ, मैंने रेपेट्री किया है। एक्चुअली पास आउट होने के बाद एक जो है उनकी प्रोफेशनल विंग है जो रेपेट्री के नाम से है। NSD का जो कोर्स होता है वो 3 साल का होता है, वहाँ पे शिक्षण दिया जाता है, वहाँ पे तैयार कराया जाता है अभिनेताओं को, और वहाँ पे जो रंगमंच से जो संबंधित सब्जेक्ट होते हैं, आपका डायरेक्शन हो गया, स्टेज क्राफ्ट हो गया, और मतलब किसी एक सब्जेक्ट को लेके जो है आपको स्पेशल तो उसमें होता है। फिर उसमें अभिनेता भी आते हैं, तो वहाँ पे वो उनका प्रशिक्षण होता है। पर ये सब जब करने के बाद, चूँकि मैं इससे पहले दो जगह का कोर्स ऑलरेडी कर चुका था, तो वहाँ पे कुछ आउटसाइडर्स को 8-10% उनका एक सीट होती है कि वो NSD से बाहर के भी कुछ लोगों को लेते हैं। वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से, कैरेक्टर के हिसाब से नहीं लेते, मतलब हाँ जब फिल्म के हिसाब से इंटरव्यू होगा तो उसमें उनको लगेगा कि हाँ भाई ये ऐसा बंदा है और ऐसा, तो वो रेपेट्री में, तो रेपेट्री जो है ना वो रिप्रेजेंट करती है NSD को, तो उसमें उनको प्योर प्रोफेशनल एक्टर चाहिए होता है।
जो मंझे हुए कलाकार। मंझे हुए कलाकार चाहिए होते हैं, और जो वहीं के ही पास आउट होते हैं। तो लगभग 80% 75% तो उन्हीं के ही पास आउट रहेंगे उसके अंदर, क्योंकि वो एनएसडी की ही है। और लगभग 20-25% वो आउटसाइडर लेते हैं, लेकिन वो उनको चाहिए कि प्रोफेशनल एक्टर है हो, और जिसने बहुत सारे नाटकों में काम किया हो। तो चूँकि मैं काफ़ी नाटकों में काम कर चुका था और मेरा सिलेक्शन हो गया था, उसमें इसके लिए मुझे कोई उतना संघर्ष नहीं करना पड़ा। उसकी एक अलग ही कहानी है कि मतलब मेरा वहाँ क्यों नहीं हुआ स्कूल में, और मैंने यहाँ से क्यों किया श्री राम सेंटर से, क्योंकि वहाँ तो छात्रवृत्ति मिलती है एनएसडी में पढ़ने के लिए, तो आपको घर से पैसा नहीं लगाना पड़ता। लेकिन उसके पीछे एक अलग प्रोसेस है, अलग वो है कि वहाँ सीट कितनी है, कितने लोगों का होना है। कोटा है कि एससी एसटी ओबीसी और जनरल स्टूडेंट का कोटा है। आपकी प्रतिभा पीछे हो जाएगी। अच्छा, अगर उस कैटेगरी के, अगर उस हाँ, कोटा के अगर हाँ, लोग नहीं मिल रहे हैं तो वो नहीं खाली मिल रहे हैं, रहेगा। और तो खाली रहेगा। अब उनको 20 स्टूडेंट चाहिए होते हैं। अब 20 स्टूडेंट में अब पता लगा 5 ये अलग अलग कोटा है। प्लस क्या है, स्टेट का है, यूपी से 2 लड़के ले लिए, अब हम तीसरा नहीं लेंगे, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से हमें बच्चे सेलेक्ट करने हैं, लेने हैं। दिल्ली से हमने ले लिया, हमने मध्य प्रदेश से लिया हुआ, यहाँ से लिया हुआ। तो वो क्या होता है ना कि एक मतलब ज़बरदस्ती का एक टफ कंपटीशन बन जाता है। आप प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी आपका एडमिशन वहाँ नहीं हो पाता। और एक कारण ये भी है कि यदि आप प्रतिभाशाली हैं तो आपको एडमिशन की क्या ज़रूरत है। मनोज वाजपेयी जैसे लोग, उन्होंने थिएटर किया, और भी कई उदाहरण हैं, विजय राज वगैरह हैं। तो जो रेपर्टरी में थे, मतलब विजय राज तो रेपर्टरी में ही थे, और इन लोग मनोज वाजपेयी ने वहाँ पे थिएटर वगैरह बहुत किया, प्ले किया, लेकिन उनका तो हुआ नहीं था, उनका भी नहीं हुआ। तो वहाँ एक एग्जांपल ये भी है कि भाई आप जो है, आपको हम क्यों स्टूडेंट बनाएं, जब आपको इतना सब आता है, आप एक्टर हो, चीज़ें सीखने वाला है, तो सीखने वाला है, हम जिसको सिखाएं, जिसको हम सिखा सकें। तो आप रेपर्टरी में आ जाओ, हमारी प्रोफेशनल विंग में आ जाओ, वहाँ आपका स्वागत है। तो यानी मुंबई जब आप शिफ्ट हुए, फिर फिल्मों का कारवां चला। हाँ। जैसे DD1 पे आप बताए, और कई सारी फिल्में आपकी। हाँ, तो वहाँ दिल्ली करने के बाद, यहाँ दिल्ली से काम करने के बाद जब मैं मुंबई पहुँचा, तो मेरे लिए बताया ना कि मेरे लिए संघर्ष नहीं रहा मेरी लाइफ में, क्योंकि मुझे लोग जानते थे, मेरा थिएटर पे मेरा एक्ट का लोगों ने देखा हुआ था, आपकी योग्यता लोग जानते थे। हाँ, तो मैं एनएसडी रेपर्टरी रहते हुए लगभग 4 नाटकों में मैंने लीड किया, मेन रोल किया, और वहाँ पे लोगों ने मुझे देखा था। उसके कई शोज़ होते थे, ऑल ओवर इंडिया में भी होते थे, टूर भी हम लोग का जाता था, और समर फेस्टिवल हुआ या बीच बीच में फेस्टिवल हुआ तो दिल्ली में उसके शोज़ रिपीट होते थे। तो एक प्रॉपर ऑडियंस थी, लोग जानते थे कि हाँ ये फला नाटक में ये मेन कर रहा है, ये है लड़का, ये है वो है। तो उससे हेल्प हुई। हाँ बिल्कुल। आप जब मतलब मैं जब मुंबई गया तो वहाँ पे मुझे जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, फॉर एग्जांपल मुकेश छाबड़ा, तो वो भी श्री राम सेंटर पास आउट है, वो मतलब मुझसे 3 साल जूनियर है। तो उसके बाद वो रेपर्टरी वहाँ थे, ये राष्ट्रनाथ विद्यालय में टाई एक थिएटर इन एजुकेशन करके एक विंग अलग है, जैसे रेपर्टरी है वैसे ही थिएटर इन एजुकेशन है। तो वो वहाँ थे, वहाँ बच्चों के साथ काम करते थे। वहाँ पे उन्होंने फिल्म की कास्टिंग भी शुरू कर दी, उनके भी अपने मतलब एक उनका दौर शुरू हुआ, प्रारंभिक उनका कास्टिंग डायरेक्शन का काम वहाँ से शुरू हुआ। फिर उन्होंने अच्छी फिल्मों में कास्टिंग करी, और वो भी मुंबई गए, तो उनका अपना तो आज खैर एक बड़ा मुकाम है। तो ऐसे ही करके और भी तमाम कास्टिंग डायरेक्टर मुझे जानते थे। तो वहाँ जब मैं गया तो मेरे ऑडिशंस अपने आप आने लगे, कि मुझे कहीं जा कर के अपने बारे में बोलना नहीं पड़ा कि मुझे काम चाहिए, मुझे काम दे दो, मैं यहाँ आया हूँ। और सोशल मीडिया है, फेसबुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कहीं भी मूव करते हो आपकी जानकारी उस पर रहती है कि भाई आप कहाँ हो, कब क्या कर रहे हो। तो मुझे ऑडिशन पे बुलाया जाने लगा, और उसी दौरान सबसे एक बेहद दिलचस्प बात ये हुई कि मैं जब मुंबई था तो मैंने एक फ़िल्म करी थी 1/2, जो मेरे एक मित्र ने ही लिखी थी, और वो मैं रांची झारखंड में करने गया था। उसमें मेन रोल था फादर का कैरेक्टर, वो करके आया, और मुंबई आया ही था कुछ दिन बाद, तो मुझे कॉल आ गया रामगोपाल वर्मा के यहाँ से जी। तो एक मेरे मित्र थे, तो उन्होंने मेरे बारे में वहाँ बोल रखा था कि ये ऐसा ऐसा है।
तो वहाँ मुझे बोला गया कि आप अपना एक आध फ़ोटो भेज दीजिए मुझे। व्हाट्सएप पे मैंने फ़ोटो भेज दिया था और उन्होंने बोला कि आप ऑफ़िस आ जाइए। उनके ऑफ़िस का नाम कंपनी था। तो मैं वहाँ कंपनी में गया, तो ऑफ़िस में गया, आइए बैठिए। तो मैंने देखा राम गोपाल वर्मा अपने केबिन में जा रहे हैं। मैंने कहा अरे ये तो सामने दिख गए। फिर 5 मिनट के बाद अंदर से कॉल आई कि सर आपको बुला रहे हैं। मैं डायरेक्ट मेरा जो है परिचय सीधे राम गोपाल वर्मा से, सामने में उनके सामने बैठा हुआ था। उन्होंने मुझसे 40-45 मिनट बात किया, मेरे बारे में पूछा कैसे हो क्या हो, और उन्होंने बोला कि आप बाहर जाइए हम बात करते हैं। और फिर 10 मिनट बाद बुला करके उन्होंने मुझे एक रोल दे दिया। तो पहली फ़िल्म जो मेरी देखी जाए तो वहाँ से शुरुआत हुई, जो एक कमर्शियली जो एक हिट थी, तो राम गोपाल वर्मा की फ़िल्म थी ऑफिसर, जो इस वक्त अमेजॉन पे है फ़िल्म। तो वो नागार्जुन के साथ मैंने करा था, मुंबई क्राइम ब्रांच ऑफिसर था। हम 5 लोग थे। साउथ के हाँ, वो तेलुगु और हिंदी ये दोनों भाषाओं में वो फिल्म बनी थी, यानी डबल शूट हुआ था उसका। वो डब नहीं हुआ था, वो दोनों की ही डबल एक्शन होता था। अच्छा, हिंदी वाला पहले, हाँ जो भी है, मतलब जो यदि एक्शन बोला तो आपको हिंदी के डायलॉग बोलने हैं, ख़त्म हो गया, रिकॉर्ड हो गया, फिर दोबारा एक्शन होगा, सेम एक्टिंग करनी है और तेलुगु बोलना है। तो तेलुगु चूँकि वहाँ पे कोच रहते थे सिखाने के लिए, तो भाव तो मेन चीज़ है कि आपको कैसे बोलना है। मतलब उसमें डबिंग नहीं हुई, डबिंग नहीं हुई है, आपकी लिपसिंग बिल्कुल बिल्कुल आपकी तेलुगु में आपको बोलना है। भले ही आप अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं जो भी है, लेकिन आपकी लिपसिंग उस शब्द को लेकर के, यानी आपके जो मुंह का जो बोल जो है वो आपका वही जाएगा जो तेलुगु की वो जाती है, उनकी भाषा जो ऐसी है। तो वो डबल शूट हुआ और वो फिल्म रिलीज हुई और नागार्जुन के साथ काम किया मैंने। ऐसे करते 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 फिर मुझे मर्दानी 2 फिल्म मिली यशराज के यहाँ, वो मैंने करी। और फिल्में तो बहुत सारी करी मैंने। फिर मुझे वेब सीरीज़ मिली गुल्लक, उसमें मैंने सीज़न 3 में 3 एपिसोड में हूँ मैं। वो पूरी मतलब हम मेरी और मेरी बेटी पे बेस्ड है वो एपिसोड पूरा पूरा। तो कटहल फिल्म करी मैंने। और फिर आई हसीन दिलरुबा फिल्म थी, पटना शुक्ला फिल्म करी। पटना शुक्ला तो आपका कैरेक्टर है रिक्शे वाले का उसमें। हाँ, हाँ, जो मेरी बेटी का स्ट्रगल दिखाया है, उसका कैसे मार्कशीट वगैरह चेंज हो जाता है, ये तो पूरा कोर्ट ड्रामा है वो एक वो फिल्म थी। वन फ्राइडे नाइट करी फिल्म। अभी और भी फिल्म मेरी आने वाली हैं, मतलब फ्लोर पर है। अभी बागी बेचारे की शूटिंग कंप्लीट हुई है, वो है फ्लोर पे है। TVF जो है द वायरल फीवर की फिल्म है, पहली फिल्म है VVAN1, वो मैंने किया है, राजपाल यादव के साथ हूँ और वो भी रिलीज होने पर है। मैं वापस आऊँगा फिल्म अभी आने वाली है नसीर जी की, इम्तियाज़ अली की, उसमें भी मेरा कैरेक्टर है। वो आई थिंक 12 जून को रिलीज है वो फिल्म जी। हाँ। और एक फिल्म करी है अभी मैंने, बर्ड करी है मैंने, तो वो भी रिलीज होने वाली है फिल्म। और रिसेंटली अभी गोंडा आया हूँ, तो एक कुशीनगर में एक फ़िल्म का शूट हो रहा है, तो उसी सिलसिले में मतलब मेरा गोंडा आना हुआ है। द पेंडिंग फाइल फिल्म का नाम है। तो वो यहाँ का शेड्यूल हमने कंप्लीट किया है और बस नेक्स्ट मंथ से वो मुंबई में शूट होगी। यहाँ का लोकेशन का सारा हाँ, शूट यहाँ हो का गया। लोकेशन था आपका ये कुशीनगर में गांव था, वहाँ पे खपड़ैल का घर था, तो उनको वो घर दिखाना था मेरा। उनको लोकेशन यहीं ही मिली, क्योंकि अमूमन आजकल खपड़ैल के घर होते नहीं हैं। हाँ, नेचुरल। हाँ, उनको वैसा एम्बियंस चाहिए था। सर, हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हम हमेशा कामयाबी के पीछे मेहनत पर बात करते हैं। सफलता की चर्चा जो हमारे कार्यक्रम है, हमेशा कामयाबी पे ही बात करते हैं, कैसे सफल हों, वो चाहे पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, यानी जितना है सफल, आप सफल की कैसे होंगे, क्या नहीं होंगे, सब कुछ इस शो में बातचीत होती है। तो हमारा अगला सवाल है, एक्टिंग की इस चकाचौंध भरी दुनिया में कदम रखने से पहले वो कौन सा दौर था जब आपको सबसे ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा? वैसे आपने बता दिया है कि संघर्ष तो हम किए नहीं, लेकिन जो है, क्या कोई ऐसा किस्सा है जिससे आपको अंदर से पूरी तरह बदल दिया? मेरा जो ख्याल है संघर्ष को लेकर के, मैं उसको अपने जो एक जीवन यात्रा है,
जीवन यात्रा जो है वो, उसको मैं संघर्ष का नाम नहीं देता हूँ किसी भी तरीके से। मैं अब सच बताऊं तो मैं कभी ज़िंदगी में भूखा नहीं रहा, ना मैं प्लेटफॉर्म पे सोया हूँ। और लोग है ना, लोगों के साथ होता है कि वहाँ रहे, वहाँ भटके, वहाँ ये किया वो किया, लाइफ हमारी चेंज हो गई या बदल गई। वहाँ ये क्या होता है कि आपकी प्रेरणा होती है कि आप कोई मोमेंट होता है किसी का जो आप देखते हो और आप बदल जाते हो, पर कोई वो घटना नहीं है, वो मोमेंट है। तो ऐसा मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ कि मैं बहुत परेशान हूँ, हताश हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ और एक उस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, जो कि सच है ये बात। ऐसा कुछ मेरे साथ लाइफ में नहीं हुआ है। मैंने अपने जीवन यात्रा को जो वो उसी तरह से चला हूँ, एक पूरे तरीके से सफ़र किया है। अंजाम को लेकर मैं कभी चिंतित नहीं रहा कि और हमें टारगेट है कि हमें यहाँ तक जाना है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारी फील्ड में, अभिनय में एक कोई टारगेट नहीं है, इंजॉय है। हाँ, उसको जीते रहिए। हम जी रहे हैं, वही ना जीवन यात्रा। हम यदि पैदा हुए हैं और हम खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। हमें अपना काम, या हम स्वयं अपना काम अपनी ईमानदारी के साथ, अपनी दिनचर्या के साथ, जिस दिन मैं इस फील्ड में आया, मैंने कोशिश करी कि यदि मैं अपने आप इस फील्ड में मैंने कदम रखा है, ये मेरी चॉइस है, इसका नफ़ा और नुकसान का स्वयं मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे घर से बहुत सपोर्ट मिला, मेरे पिताजी ने बहुत सपोर्ट किया, और मैं वो, यदि मुझे सपोर्ट मिला वो एक दूसरी चीज़ है कि चलो मुझे बैकअप मिल रहा है और उस पर मुझे काम करना है। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अमरीश, आप वहाँ पढ़ने गए हो, आप वहाँ काम करने गए हो, आपको एक निश्चित अमाउंट घर से मिल रहा है, उसी में ही आपको अपना खर्चा चलाना है, अपना जीवन यापन करना है, किराया देना है, फीस देनी है, अपने कपड़े भी खरीदने हैं, और आना जाना जो कुछ भी है, सारी सर्वाइव चीज़ें वो सर्वाइव उसी करना में है। इतना बजट है आपका, इतने में करना है। और फिर क्या होता है कि आप जब कि कोई काम कर रहे होते हो तो फिर प्रोफेशनल विंग्स भी खुलती हैं। आपको कहीं नुक्कड़ नाटक मिल गया, 4 पैसे मिल गए, है ना, उस दौरान आप कुछ प्ले कर रहे हो। लेकिन अब मैं मतलब पूरे रूप से कमर्शियली नहीं था कि मैं पैसे कमाऊंगा, ये करूंगा। मुझे पढ़ना था, मुझे आगे जाना था। मेरे दिमाग में ये भी काम सीखना था। यस, मैं एक्टर बनने गया था और एक्टर ही हूँ। मैंने लिखा भी है, मेरे नाटक भी हुए हैं, रेपर्टरी कंपनी में खेले गए हैं मेरे द्वारा लिखे गए नाटक, मतलब चेकअप इन माय लाइफ जो है श्री राम सेंटर रेपर्टरी कंपनी में खेला गया था वो प्ले, सब कुछ किया। लेकिन अंततः मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि अमरीश तू एक्टर है, तेरे अंदर जो मटेरियल है वो अभिनय का है। और मैं कहीं हतोत्साहित परेशान नहीं था, बस बहुत ईजिली दिनचर्या की तरह मैं अपना काम करता गया हूँ। और मेरे लिए कोई ऐसा संघर्ष नहीं रहा, या मैं कभी ऐसा नहीं रहा कि लाइफ मेरी कोई बदले या कुछ। हाँ, बस मैं लोगों से प्रभावित होता था, जो सक्सेस लोग थे, जो सफल लोग थे, उनसे मैं सीखता था, प्रेरणा मिलती थी। असफल लोगों से मैं थोड़ा सा दूर रहता था। उसके पीछे बहुत सारा कारण है, ऐसा नहीं है कि वो असफल क्यों हुए। हाँ, ये देखना होता था कि टैलेंट है, टैलेंट के बावजूद वो असफल हैं, इनसे गलती कहाँ हो गई, इनसे गलती कहाँ हुई है। नहीं, खुद के जिम्मेदार हैं, खुद जिम्मेदार हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। आप एक अच्छे टैलेंटेड व्यक्ति हो और सब कुछ, एक आप टैलेंटेड हो, आप एक नाम है, आपका एक मुकाम है, आप एक जगह बैठे हो तो क्या करोगे? आपको काम करना पड़ेगा ना। हाँ, बैठना भी नहीं है, काम आपका करना। नाम भी है, मुकाम है, लेकिन आपको आगे क्या ऐसी चीज़ें हैं जो, या आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो वो व्यक्तिगत आपका व्यवहार, आपकी आदतें, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आती हैं। कितना आप डेडिकेटेड हैं उसके लिए। यस, डेडिकेटेड है। और वही पर्सनल चीज़ है ना कि आपका व्यवहार कैसा है, आपकी बोलचाल कैसी है, आपका पर्सनल रूटीन कैसा है, आप नशे के आदी हैं, क्या है, किस चीज़ में आप लग गए और आप उस चीज़ को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अपने बहुत सारे अभिनेता हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कुल मिला के आपका जीवन भी मैटर करता है। एक कलाकार के जीवन में रिजेक्शन एक आम बात है। जब कोई बड़ा रोल हाथ से निकल जाता है
तो उस निराशा से खुद को निकाल कर दोबारा कैमरे के सामने मुस्कुराने की ताकत आप कहाँ से लाते हैं? अच्छा सवाल है ये। रिजेक्शन जो है ना, सब मतलब कि सफलता हो गई, असफलता हो गई, आप सेलेक्ट होते हो और रिजेक्ट होते हो, ये तो पहलू है, ये चीज़ें हैं, होनी चाहिए साथ में। और निराशा होती है, आप जब किसी भी एग्ज़ाम देते हो या किसी भी चीज़ में आप उसकी तैयारी कर रहे होते हो, ऐसे ही हमारे अभिनय या रोल पाने की एक तैयारी होती है। तो सबसे पहला जो रिजेक्शन होता है वो होता है आपका ऑडिशन। तो आपको ये समझना है कि आप जिस रोल की तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए आप सेलेक्ट और रिजेक्ट हो सकते हो, इसके बीच में कुछ नहीं है। हाँ, ये तो लाइफ होगा, ये तो नहीं होगा। दो तो नहीं हो, कुछ भी, कोई भी चीज़ है उसके सही बीच है। में या तो आर या पार। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। सबसे बड़ी बात तो हमारे यहाँ ये है, हमारी फील्ड में ये है कि आपके मन में ये विचार रहना चाहिए कि हम रिजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि एक कैरेक्टर पाने के लिए हजारों की भीड़ होती है। भीड़ होती है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, और आप भाग्यशाली नहीं हो कि आपको रोल मिला है। आप सच में टैलेंटेड हो और उस स्क्रिप्ट में या उस फ्रेम में फिट बैठ रहे हो, इसलिए आपको वो रोल मिला है। आप सच में टैलेंटेड हो, आपने वो ऑडिशन पास किया है, आपने वो लाइनें बोली हैं जो डायरेक्टर, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टर ने देखा है उस रोल को, राइटर ने लिखा है, तो आपने वहाँ तक पहुँचाया है उस ऑडिशन को, और उनको लगा है कि हाँ ये बंदा, ये एक्टर हमारे रोल को निभा जाएगा, ये करने लायक है। तो यदि ये तैयारी लेकर के अभिनेता ऑडिशन देता है और रिजेक्शन की भावना उसके मन में, देखो सिलेक्शन तो है कि मैं जीतूंगा, मैं compete करूंगा, कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, लेकिन एक कोने में आपको रिजेक्शन का रखना भी पड़ेगा, क्योंकि आप हो सकते हो और दुनिया यही ख़त्म नहीं होती। हाँ, आगे भी है। आपके पास ऑडिशंस आ रहे हैं, आप यदि अच्छे कलाकार हो तो आपके पास अगले दिन फिर ऑडिशंस आएगा, दूसरी फिल्म बनती है, क्योंकि एक फिल्म तो बन नहीं रही है, यहीं पे तो ख़त्म नहीं है। तो अभिनेता को या मेरे जैसे व्यक्ति को मानना है कि हाँ आप इसके लिए तैयार रहो, और कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है, काम करते रहना है। वो आपका एक प्रैक्टिस भी है, हाँ, एक अभिनेता की है। यदि तो आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है, जैसे सिंगर को है कि हम आपको गवाना चाहते हैं साहब अपने घर पे, है ना, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आप ये हमारा वाला गाना जो है तैयार करके आइए, और जब आप तैयार कर लेंगे तब हम आपको अपने यहाँ गवाएंगे। तो उसका भी दायित्व बनता है भाई, वो तैयार करके आए। ये ऐसा होता नहीं है, पर ये हमारी फील्ड में होता है। तो आपको पता है ना, ये प्रैक्टिस तो सारे फील्ड में होता है। पढ़ाई करने वाला वो अपना नहीं पढ़ेगा तो कैसे एग्जाम देगा, और म्यूजिक वाला करने वाला अपना वो इंस्ट्रूमेंट के साथ नहीं बैठेगा, बातचीत रोज नहीं करेगा, अगर रेगुलर बात नहीं कर रहा है तो कहाँ होगा फिर। जब समय आएगा तो फिर सारा खत्म ही निकलेगा उसका। वोकल वाले हैं, वो अपना अगर रियाज नहीं करेंगे तो आप तैयार ही नहीं रहोगे। जैसे आपने बोला रियाज, तो यदि अभिनेता कोई व्यक्ति इसे अपना रियाज का हिस्सा बना लेता है, तब उसके लिए क्या मिल रहा नहीं मिल रहा, फिर वो सब वो जिंदगी हो जाती है उसकी। कि यदि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है और हमें काम मांगने जाना है या ऑडिशन देने जाना है, ये मेरे रियाज का हिस्सा है, यानी ये मेरे रूटीन का हिस्सा है। अपने हथियार पे हमें धार लगाए रखना है, मिलेगा काट देंगे। तो पॉजिटिव यदि आप विचारधारा रखते हो, सोच रखते हो कि यदि मुझे वो नहीं मिला रोल, तो आपने उस स्क्रिप्ट पे तो काम किया, बिल्कुल किया, प्रैक्टिस ही किया, आपने प्रैक्टिस किया, आपने वो लाइनें याद करी और उस कैरेक्टर तक कहीं ना कहीं तो पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो आपने उसको टच किया, कहीं ना कहीं आपने प्रैक्टिस ही किया, आपको पता हो गया कि हाँ ऐसा अगर आगे कुछ होगा तो हमको आसानी होगी, वो भी हो गया। ऐसे तो रोल तो कई फिल्मों में भी तो हो सकते हैं। डेफिनेट आपके पास ऑडिशन हो गया, आपको एक वो गया, हो सकता है अगली फिल्म में आपका ऑडिशन ही। अब मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ MCC में यही होता है कि कभी कभी जब मेरा ऑडिशन उनके पास पड़ा हुआ है जहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वो दूसरा प्रोजेक्ट आया, तो उसमें आप फिट बैठ गए। हाँ, अब उन्होंने क्या किया, मुझे बिना बताए, मुझे पता भी नहीं है, उधर से मेरा वो ऑडिशन जिसमें मैं रिजेक्ट हो चुका हूं, या एज की वजह, रिजेक्शन ऐसा भी नहीं होता कि आपने अभिनय नहीं किया, कभी कभी आपका लुक, आपकी एज, ये आड़े आती है कहानी के हिसाब से। जैसे 12th फेल है फिल्म,
उसमें फादर का रोल का मेरा ऑडिशन हुआ, बहुत अच्छा ऑडिशन गया। लेकिन अभी क्या है कि मेरी एज 48, फादर हो सकता है उनको डिमांड हो 55 का, थोड़ा यंग है। तो उस बेटे के साथ फादर की जब परिवार के साथ फादर मिलाया जाएगा तो लगेगा कि नहीं हल्का सा यंग है, ये थोड़ा सा एज और चाहिए। तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब आप कुछ चीजें मेकअप से भी डेवलप की जाती हैं। मेकअप है, लेकिन जब आपके पास अवेलेबल है एक्टर उस एज में ग्रुप में, तो आप वहाँ का सिलेक्शन नहीं होगा। आज का टाइम थोड़ा वो हो गया, ऑप्शंस है ना यहाँ पे, तो ऑप्शन है तो क्यों मेकअप करा जाए। सही या बहुत मजबूरी है कि नहीं हमें इसी एक्टर को लेना है तब करा जाएगा, ऑप्शन नहीं होगा तब। ऑप्शन नहीं होगा तो ऑप्शन है तो हुआ। तो वही ऑडिशंस मेरे वहाँ दिखाए गए, एक आध प्रोजेक्ट मुझे उस ऑडिशन से मिला, तो वो भी तो फायदा कहीं ना कहीं वो सकारात्मक ही है। यस, कि आपका ऑडिशन मेरा पड़ा हुआ है और आपको ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है, आप अपना करंट फोटो भेज दीजिए। करंट फोटो इसलिए मांगते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपका आप कैसे दिख रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में लुक कैसा, कि आपने दाढ़ी तो नहीं शेव कर ली, कि आप गंजे तो नहीं हो गए, एक करंट फोटो भेज दीजिए अपनी। हमने फोटो भेज दी, उनको हो गया हाँ भाई चलो ये इसी लुक में है, पीछे से उन्होंने मेरा ऑडिशन भेज दिया पुराना वाला जो उनके पास है। यानी कि हमको कभी परेशान नहीं होना है, जो चल रहा है ऐसे चलते रहना, अपना काम करना है। सबसे मेन चीज यही है कि आप जो करने गए हो आप उसको करो और निश्चित सफलता मिलेगी, उसमें क्या है। सर हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अवध की इस मिट्टी में जो हमारा ये अवध है, कई जिलों का, लखनऊ कह सकते हैं, हमारा ये लखनऊ ही पूरा मान लीजिए। अवध अवधि तो कई जिलों में बोली जाती है। और अवध में कलाकार भी हैं, सब तरह के लोग भी हैं। बात हो रही है कलाकारों की, बात हो रही है, और अवध रेडियो का नाम भी रेडियो अवध है। बिल्कुल। और अवध के स्टूडियो में ही अवध का कलाकार जो मुंबई में जो है बड़ी बड़ी फिल्में कर रहा हो, तो हमारे यहाँ जो अवध में जो बच्चे हैं, तो ऐसे कई सारे कलाकार हैं जो संघर्ष कर रहे हैं। उनको सबकी कहानी ऐसे नहीं है। तो हमारे जो अवध के कलाकार हैं जो कुछ करना चाह रहे हैं, वो आपको प्रेरणा मानते हैं और एक्टर बनना चाहते हैं। आज के दौर के नए जो कलाकार हैं उनको क्या सलाह देंगे? क्या सिर्फ टैलेंट ही सब कुछ है, या धैर्य और सही समय का इंतज़ार ज़्यादा मायने रखता है? सही है। हमारे जो आज के कलाकार हैं, सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है कि एक सवाल ये उठता है कि आप इस फील्ड में आए क्यों? आपको अंदर से पूछना पड़ेगा। तो एक दो चीज़ें हैं, एक होता है शौकिया कि हम क्रिकेट खेलते हैं साहब, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन हमारा क्रिकेट धंधा बन जाता है कि हमें क्रिकेट ही खेलना है, बिजनेस माइंड आ जाएगा। बिजनेस नहीं है, हम क्रिकेट के लिए पैदा हुए है ना, या हम अभिनय के लिए पैदा हुए हैं। तो सबसे पहला तो हमें खुद से पूछना है कि हम बने किसके लिए हैं, हमें करना बैठ रहे हैं नहीं बैठ हम कहीं हम भटके हुए तो नहीं है कि हम अभिनय कर लेते हैं, चलो लिख लेते हैं, चलो गाना भी गा लेते हैं, चलो डायरेक्शन भी कर लेते हैं, चलो हम हाथ आजमा लेते हैं। तो हमारे लिए यहाँ के कलाकार का तात्पर्य सबसे है, सिर्फ अभिनेता से नहीं है। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, तो आपको सबसे पहले स्वयं को जानना है कि आपके अंदर खासियत क्या है, आप इन में से विधाओं में से किसके लिए बने हो। लेखन, क्योंकि मोस्टली क्या होता है, लोग कहते हैं हमें लिखना भी आता है, अपने आप को पहचाने पहले। हाँ, हम लिख भी लेते हैं, हम गा भी लेते हैं, और हमने 8-10 गाने भी लिखे हैं, और हम एक्टिंग भी कर रहे हैं, हम डायरेक्शन भी कर लेते हैं, हम ये भी कर रहे हैं, हम वो भी कर रहे हैं। उनकी गलती नहीं है, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं, मुझे जहाँ तक लग रहा है। लेकिन फाइनली आ करके यहाँ के लोगों के लिए मेरी सलाह ये है कि एक चीज़ में आप आ करके लग जाइए, एक्सपर्ट बन जाइए, या आपको वही करना है ना। आप यदि स्कूल में आपने स्कूलिंग करी है 12th तक, तो आपने सारे सब्जेक्ट पढ़े हैं। हाँ, वो अनिवार्य है, पढ़ना ठीक है, पढ़ना है। फिर आपने बीए में एडमिशन लिया तो आपके 2-3 सब्जेक्ट हो गए, सब्जेक्ट चूज किया आपने। फिर एमए में हो गया तो एमए एक सब्जेक्ट से होता है, मास्टर होता है। तो फाइनली आपको धीरे धीरे अपने बाकी चीज़ों को हटाना है और मास्टरी में एक में आना है, यानी एक सब्जेक्ट से मास्टरी करोगे ना, साधे सब सधे। हाँ, हमारे छोटे भाइयों को, हमारे जो मतलब बहनें हैं या जो भी हैं, या कलाकार की इस फील्ड में आना चाहती हैं या काम कर रहे हैं,
उनके लिए मेरी यही सलाह है, या बड़े भाई होने के नाते, अग्रज होने के नाते, कि वो एक तो मास्टरी एक चीज़ में अपना ध्यान लगाएं कि हमें ये करना है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है पेशेंस, यानी सब्र। सब्र रखना, हतोत्साहित नहीं होना, आस रखना कि हाँ हम करेंगे, हमें, और समय, हमें इसमें समय देना है, हमारा कमिटमेंट। यदि ये सारी चीजें आपके अंदर हैं, सब्र है, कमिटमेंट दे सकते हो, समय दे सकते हो, है ना, तो ही इधर आओ। तो इधर आओ। आप भूल जाओ कि शादी कब होगी। सबसे बड़ा सवाल है, घर वाले कहते हैं लड़का हमारा यहाँ चला गया, ये तो क्या करेगा, शादी नहीं हो रही इसकी, ये कब करेगा। मेरी खुद की शादी 35 साल की उम्र में हुई है, 40 साल की उम्र में हो गया हूँ तो मेरी बच्ची पैदा हुई है। वो सब अपने आप हुआ है, लेकिन लेट हुआ है। ये हम उसमें हमने हटा दिया था अपने आप को, हमने झोंक दिया, काम में लग गए। मेरा ये स्ट्रगल नहीं है, ये मेरा क्या है, जीवन यात्रा है। हाँ, जो दुख भी थे, सुख भी थे, जो भी था जीवन यात्रा। बढ़िया मेरे था। साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं लाइफ में, मैं उसको स्ट्रगल, संघर्ष का नाम नहीं देता हूँ। मैं छोटे से कमरे में रहता था किराए पे, रेलवे क्वार्टर में, और टीन की छत थी, मैं क्यों उसको स्ट्रगल का नाम दूंगा। वो मैंने चुना था, वो मेरी चॉइस है। वो मुझे वहां रहना है या गोंडा के अपने घर में रहना, कोई संघर्ष नहीं है। बस काम करना है, काम करना है। इसीलिए यहाँ के लोगों में हमारे जो भाई हैं, हमारे यहाँ गोंडा अवध की मिट्टी के जो लोग हैं, आप बता रहे हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, यदि उनके अंदर सब्र है, पेशेंस है, कमिटमेंट है, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। कमिटमेंट, वादा कि मुझे इतने बजे आपके यहाँ आना है तो आना है, मुझे इतने बजे सो के उठना है, खुद से खुद का कमिटमेंट, तो मुझे इतने बजे उठना है। अपने आप से ईमानदार रहना पड़ेगा सबको। खोजा मैंने भी है। मैंने अपने कॉलेज, स्कूल से लेकर कॉलेज टाइम में जितनी भी एक्टिविटी होती थी सब में मैं भाग लेता था। मैं भी एक्सप्लोर कर रहा था अपने आप को कि अमरीश तुम किसके लिए बने हो। मैंने जितनी एक्टिविटी करी है, जिन जिन में रहा हूँ, मेरे ख्याल से मेरे मोहल्ले में, मोहल्ले का ही उदाहरण दूंगा, शहर का तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि हम मोहल्ले तक सीमित होते हैं, हम मोहल्ले जान कोई नहीं होगा। मैंने एनसीसी मैंने करी, सी सर्टिफिकेट, स्काउट मैंने किया, एनएसएस मैंने किया, रेड क्रॉस वगैरह सारे किए, है ना, एनएसएस भी मैंने किया, ताइक्वांडो मैंने किया जहाँ टाइम में। नुक्कड़ नाटक भी तो आप गोंडम किए हैं। हाँ, वो तो स्कूल कॉलेज के दौरान वहीं से तो शुरुआत हुआ ना। तो अब आपने सब कुछ किया, क्रिकेट भी खेल रहे हैं आप, ये भी कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ में हैं, स्पोर्ट्स भी हो रहा है, वहाँ भी आप भाग ले रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप अपने आप खोज रहे हैं ये है क्या, कि हमारे अंदर खोज है खुद से जानने की। हम प्रभावित होकर नहीं कर रहे हैं कि कोई वो कर रहा है हम वो बन जाते हैं, ये कर रहा है। हम में खुद की तलाश थी। अमरीश जब क्रिकेट खेलता था तो वो नहीं खेल पाता था, पतंग उड़ाता था तो वो उसकी पतंग कट जाती थी, है ना, कंचा खेलता था तो उसका कंचा निशाने पे नहीं लगता था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं हो सकता मैं फेलियर हूँ, आप कुछ भी सोच सकते थे। मैं बदल देता था, खेल बदलते था। लेकिन नाटक खेलना जिस दिन चालू किया, मुझे लगा रहे यार तो मैं तो इसी के लिए बना हूँ, ईश्वर ने तो मुझे इसी के लिए पैदा किया। तो फिर अब लग जाओ ना, लग जाओ, पता चल गया, अब लग जाओ। अब आपको मिल गया दिशा, है ना। तो मैं उसी दिन से लग गया। उसके पीछे जो मेरी जो डिसिप्लिन थी, एनसीसी किया था, एकता और अनुशासन, कितनी बड़ी बात है। वो कहाँ से मिला, मुझे एनसीसी से मिला कि आपको अनुशासित रहना है। डिसिप्लिन वहाँ से सीखा मैंने, है ना। मैं अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल के टाइम में रोज़ सुबह 5 बजे उठता था, 4:30 बजे उठता था, रनिंग करता था। एक दिमाग में एक था कि आर्मी में भर्ती होना है। अलग अलग एज में, अलग अलग स्कूल के टाइम में अलग अलग विचार आते हैं। हाँ, वो सोचने समझने की क्षमता जो है मैं बढ़ती है। पैदाइशी एक्टर नहीं हूँ मैं तो, मतलब मेरा तो ये हुआ है कि ग्रेजुएशन यहाँ डिग्री कॉलेज में करने के दौरान बाद में मेरे दिमाग में आया कि हाँ तू अभिनेता है, हाँ, कि हम इसके लिए बने हैं। अब क्या करना है, तुझे प्रोफेशनल जो है क्वालिफिकेशन लेनी है। भाई तूने पढ़ाई में जब ली है, डिग्री ली है, डिप्लोमा करा है, तो तू अभी इस फील्ड में जा रहा है तो तुझे प्रोफेशनल
के तौर पे जा, मैं बम्बई तो भाग के नहीं गया ना। काम सीखा पहले। पहले आप काम सीखोगे, आप ट्रेनिंग लोगे, अभिनेता की तैयारी होती है, वो प्रिपरेशन है। एक कलाकार का जीवन अक्सर सेट लाइट स्क्रिप्ट के बीच बीतता है, लेकिन जब लाइट कैमरा एक्शन की दुनिया से दूर होते हैं तो घर पर आप अमरीश सक्सेना कैसे हैं? आपको आम जिंदगी में क्या करना सबसे ज्यादा सुकून देता है? अभिनय, जब जो आपने बोला ना कि ये कैमरा लाइट एक्शन ये सारी चीज़ें, ये क्या है? ये तो आपका प्रोफेशन है और आप, ये तो दूसरी चीज़ है ना, ये काम का पार्ट हो गया, ये काम का पार्ट हो गया, ये लाइफ नहीं है ना। आप तो किरदार दूसरे का निभा रहे हो। अब आम लाइफ में तो आपका असली किरदार है, तो वही किरदार तो वहाँ अभिनय नहीं है ना। आम लाइफ में क्या है? आप खाना खा रहे हो तो अभिनय तो कर नहीं रहे हो, आप सो रहे हो, आप घर पे हो, आप रिश्तेदारी में जा रहे हो, सपोज जैसे मैं यहाँ आया हूँ, वास्तविकता है, काम है ये। तो काम है, ये तो जीवन है ना, वही दिनचर्या है ये। तो जैसे सबकी दिनचर्या है वैसे मेरी दिनचर्या है कि आप आम इंसान की तरह रह रहे हो। आप जैसे सब लोग उठ रहे हैं वैसे आप सो के उठते हो, अपने बच्चे को तैयार करते हो, उसको स्कूल भेजते हो, आप सब्जी खरीदने जाते हो, है ना, गेहूँ पिसाने जाते हो, लेके आते हो। यानी कि कोई ऐसा नहीं है कि हम स्पेशल कुछ करते हैं, बिल्कुल जैसे नॉर्मल कुछ जिंदगी। नहीं है। आप अभिनेता की कोई तैयारी नहीं है। ट्रेनिंग तो एक अलग पार्ट हो गया कि आपको कैसे, मतलब आपको एलिमेंट्स जो है आपके अभिनय के या कोई भी चीज़ें कहाँ कैसे यूज़ करना है। अब साहब बात आती है कि आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी जीवन, आपकी दिनचर्या, आपका ऑब्जर्वेशन, आप समाज में जीना, शादी ब्याह फंक्शन में आप गए हैं जा रहे हैं, वैसे ही तो हैं आप जैसे सब लोग होते हैं, आप वही हैं। आपको खुद की शादी होगी तो क्या अभिनय करके शादी करेंगे? वही होगा। मंत्र पंडित पढ़ रहा है तो वही पंडित पढ़ेगा। कोर्ट में गए, आपकी पेशी है, आपकी तारीख है, जज के सामने आप खड़े हैं, पर्सनल लाइफ में तो आप वही हैं, आप एक मुजरिम हैं, आप, है ना, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो आप एक यात्री हैं। यानी कि हमको दिखावा और इस सब में नहीं पड़ना है, नॉर्मल अपना दिखा जैसे के करोगे क्या? सड़क पे आप एक्टिंग करोगे, क्या करोगे? अभिनय तो लाइफ जीवन है ना, जीवन एक अभिनय है, वो सबके लिए है। हर आदमी अपना किरदार निभा रहा है। बाप अपना बेटी के लिए बाप का किरदार निभा रहा है, बेटी अपने बाप के लिए बाप का। यहाँ पे डायरेक्टर फिल्म का एक आदमी होता है, वो तो सबका डायरेक्टर ऊपर बैठा है, डायरेक्टर बैठा है, आप किरदार निभा रहे हो, निभा रहे हैं, तो वो आपको, तो ये तो दिनचर्या है। तो आप वैसे ही आम दिनचर्या जीते हैं। और हाँ, एक चीज़ पहलू ये होता है कि चूंकि हमारा पेशा, हमारा धंधा, जो भी कह लो आप इसे, अभिनय है। अभिनय में क्या होता है कि यदि आप समाज को एक नज़रिए से देखते हैं, नज़रिया नहीं, कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, मतलब खोल के आंखें देखते हैं कि ये है, कुछ नहीं, ऐसे आराम से आप खोल के देख रहे हैं कि सड़क पे जा रहे हैं, दो लोग लड़ रहे हैं, आपके नज़र में वो भी चला गया, है ना, एक बारात जा रही है ना, वो भी आपने देखा है। तो एक जो देखने का जो नज़रिया होता है एक अभिनेता का, वो थोड़ा डीप होता है। एक हम आम तरीके से जैसे पुस्तक पढ़ते हैं कि पुस्तक हमने पढ़ा तो कैसे पढ़ा, किस, है ना, कि आपको एक पुस्तक को 4 बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ती, तब जाके आपको समझ में आता है। डीप एक होता है कि आप बिल्कुल डीप पढ़ रहे हो और उसके कई डायमेंशन आप देख रहे हो, है ना, तो ऐसे ही हम लोगों की थोड़ी सी आदत बन जाती है या बनानी पड़ती है, ऑब्जर्वेशन जिसे कहते हैं, कि आप अपने को भी ऑब्जर्व करते हो, आप समाज को भी ऑब्जर्व कर रहे होते हो। आप कोर्ट में गए हो, कचहरी में गए हो, हॉस्पिटल में गए हो, कहीं भी गए हो, आप खुद बीमार हो, पर एक जो ऑब्जर्वेशन का, यानी अपने आप को जज करने का और सामने चीज़ों को देखना है कि भाई डॉक्टर आके क्या कहेगा या हमें क्या, जो भी है, सामने पेशेंट पड़ा हुआ है, वो कैसे एक्टिविटी कर रहा है, क्या हम खड़े होकर उसे घूर के नहीं देखेंगे, पर वो हमारी हैबिट जाती है, हमारे पहलू हो जाता है कि हम उसको उस तरह से देखने लगते हैं और वो स्वतः अपने आप आने लगता है। ज़्यादातर दिखावा ही हो रहा है, गाड़ी कोई दिखा रहा है, कोई कुछ दिखा रहा है। इस दुनिया में परिवार का साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। आपके इस पूरे सफ़र में
आपके परिवार की भूमिका रही, ये तो आपने बता ही दिया अच्छे से। क्या शुरुआत में उन्हें आपको फील्ड में भेजने में डर था, या उन्होंने पहले दिन से ही आपके सपने को अपना लिया था? क्योंकि आजकल बच्चों में जैसे कोई कुछ करना चाह रहा है, जो है कोई कहा कि बच्चा कहा कि हमको एक्टिंग में जाना है, तो बाप कहता नहीं नहीं, ये हमारे खानदान में कोई नहीं था, हमारे पूरी पीढ़ी में कोई नहीं था, और जो है तुम ये क्या करोगे, मतलब इसमें क्या है, नाचो गाओगे, नचनिया बजनिया जो है गांव में, जैसे मतलब हमारे यहाँ अवधी में अगर कहा जाए, अवधी में अगर कहा जाए तो कहे नया नाचत गाओत है, ये इनका तुम्हें कुछ करे के, ये नाचो गाओ है, नौटंकी करो खाली, हाँ ये भाड़गिरी है, हाँ, जो भी है, हाँ। तो ये हम ये चाहिए थे कि आप ये के जवाब अवधि में अपने भाषा में दे दियो, कि जैसे गांव वाले सुने और अपने लड़कन का कहा है कि भैया तू करो अगर ये करा चाहत नहीं हो तो हमारे यहाँ ये रहा, हमारे पिताजी जो रहे, उनका फादर जो होता है ना, आपके व्यक्तित्व में आपको आगे बढ़ाने का बड़ा योगदान होता है पिता का। तो हमारे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, उनको मुझ पर, हम पे, मतलब हमरे पर बहुत विश्वास रहा। तो क्या होता है कि उनका लगत रहा कि भैया ये लड़कवा हमार कुछ करी, चाहे जौन करी, लेकिन ये करी जरूर। होता है ना कि एक रहता है। तो हमने बोला, हम तो कहें कि हम दुनिया भर के काम करें भाई, है ना, हर जगह आपके अंदर एक ऊर्जा है, जैसे मेरे अंदर थी ना, एक खोज की, एक कुछ पाने की एक ऊर्जा रही। भटके नहीं थे, खोज था, खोजित रहन, अपने आप का पहचान। हाँ, बाजार हो कि का करी, और कैसे अपने आप का दिखाई समाज में कि हम हैं, हम ये ये होता है। कुछ भी है, पहचान जो है ना, जैसे आपने बोला कि आज का नौजवान भटका हुआ है या दिखावा है, ये सब है, ये मानव व्यवहार है। नहीं तो जानवरों में और इंसान में फर्क क्या रह जाएगा? हाँ, कोई अंतर नहीं रहता है ना। यदि आप इंसान हो, मानव हो, तो दिखावा और थोड़ा सा ये और वो, भाई कपड़ा नहीं तो कलर के पहनबे ना करी, वो जौन मिल जाए वही पहन ले, है ना। हाँ, है ना, चूजे नहीं करेगा, सादगी वो भी नहीं है ना, पहिरब खड़ा है नहीं से, तो वो उसको, वो एक तो मानव व्यवहार है। तो वही हम के उसके तहत हम लगे रहन भैया, और अपन काम हर जगह अपन कि मैं अम्मा सचेत बन गए, अम्मा बन गए, नाय बन। हमरे पिताजी को ये रहा कि लड़का हमार कुछ करी, तो हमरे अम्मा सपोर्ट करत रहे। ताइक्वांडो करना है तो चलो ये लो फीस पकड़ो। हाँ ये रहा ये नहीं कि वो फीस लेके गए, बाहर गए, खाए पी लीन, हाँ, है ना, आपने उसका गए नहीं, गलत यूज कर लिया। एनसीसी करे नहीं तो ड्रेस बढ़िया से पहन के, और ये सी सर्टिफिकेट तक कह डालें, है ना, कैंप भी गए, बाप पापा हमरे छोड़े भी गए स्टेशन पर या कहीं भी, है ना, कि जा, तो वो देख रहे हैं अपने 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 लड़का को, यानी हमको वो ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि ये सही रास्ते पे नहीं है। यस। तो क्या होता है, विश्वास जीतना, तो हम जीते न अपने बाप के, उनको लगा। और असफलता, और आपने पहले सवाल किया है कि असफल होने पे का, तो असफलता तो रही है ना, कि हम कुछ करें, हम नहीं पीक पे पहुंच पाए, कहीं चिबा टाइक्वांडो में रहे तो अब नेशनल खेलते, है ना, या यहाँ करते हैं, तब तो जाते हैं नेशनल, नहीं हो पाए उसमें, निपुण नहीं हो पाए, निपुण मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं ले जा पाए। तो हमें लगा नहीं, तो जब ये नाटक खेले आए, डिग्री कॉलेज में पढ़ित रहें, यहाँ नाटक वाटक खेलें, फिर हमारे मन भवा कि देखा जाए यहाँ पे, है ना, यहाँ होई हम, यहाँ होई, हमें लगा था यही हुए। पापो देखी ना, मैं कहीं यार तू एक्टिंग तो बहुत बढ़िया करत हो। अच्छा, सबसे बड़ी बात एक और रही कि यहाँ ना कोई करे वाला रहा, ना करावे वाला रहा। हमरे टाइम में डिग्री कॉलेज में हम ही नाटक लिखें, पहला नाटक लिखें ड्रग्स का ड्रैकुला। अच्छा, हाँ, और नाटक का डायरेक्ट भी किया, और ड्रैकुला खुदे बने, और नाटक पढ़े ना ही रहन कि लिखें, यही डिग्री कॉलेज के मंच पर फील्ड में यहाँ नाटक भवा। हमरे साथी रहे उस वक़्त प्रमोद नंदन, वह साथे रोल करीन, वकील साहब। तो वह ड्रग्स का आदि रहे और हम ड्रैकुला रहें जो उसको ला ला के ड्रग्स देता है ना, और उसको बर्बाद करता है, ये वाला रहा। तो करें तो लगा धीरे धीरे के पापा कहीं यार तो अच्छा एक्टिंग करत है। फिर एक दो नाटक और हुआ, मंत्र हुआ, है ना, और टीम बनी,
फिर कॉलेज के लोग भी इन्वॉल्व है और इंटरेस्ट अच्छा लिए। लगे लगा। फिर प्रोग्राम सपोर्ट यूनिट के यहाँ नुक्कड़ नाटक होता था, वहाँ की एक टीम थी, वो लोगों ने हमें देखा, लेकिन कहीं भैया हमारे यहाँ आ जाओ करो नुक्कड़ उक्कड़, थोड़ा था ये उनके टीम के साथ है जुड़न, वहाँ हुआ तो लगा कि अब ये एक्टिंग जो है बढ़िया हो रही है, यह काम हुए हमार। यहाँ हो तो अब क्या करा जाए भैया, तो ये तो करेक्ट नहीं है। तो पता चला कि दिल्ली में यहाँ नहीं तो जैसे दिल्ली वाला तो बातचीत हो ही गवा है। जैसे जैसे अभी जब आप करे लागे हो नाटक, स्कूल हुआ या बाहर भी कोनो नुक्कड़ नाटक टीम के साथ गए हो आप गए होंगे कि ये ही हैं, तो फिर उसके बाद में गांव मोहल्ला वाले से कहलवा नचनिया बजनिया, हाँ तो रहबे क्या ये सब आप तो सुने हैं क्या? वही कही था ना कि क्या हुआ कि अब बाप तो हमारे साथे रहे कि ठीक है जाओ तुम्हें पैसा दे। एक तुम्हें एक और बात है भाई, बात बताई थे, हमरे जितने मित्र यहाँ रहे गोंडा में जो हमारे साथ नाटक करते रहे, परनंदन का मिलाए के अजय त्रिपाठी रहे, ये सब हमरे बाप हमें पढ़े भेजिन और इन्हों सबका कहत रहे कि भैया तुम्हें जो पैसा लागी तोहार बाप मातारी न दे पाई हैं तो हमसे ले ली हो और तू चला जाओ गुड्डू अमरीश जहाँ गए हैं तू चला जाओ कई लो जाके, हम तोहार मदद करब। ये आज भी वो लड़के हमारे दोस्त लोग ये बात बोलते मेरे पिताजी के ना रहने पे, पिताजी की डेथ हो गई 15 साल हो गया, आज भी वो लोग यही बात कहते हैं कि चाचा रहे तो हमें कहत रहे कि भैया हमसे पैसा ले लियो जाओ सीखो और जाओ सीख लो, हम तोहार मदद कर देवे। तो अब सोचो कि मुझे कितना बड़ा सपोर्ट हमारे बाप से मिला। हाँ बहुत बड़ा सपोर्ट है जो हमरे दोस्तन का पैसा दे के कहते हैं कि तू चला जाओ हम दे पैसा, हम कहते हैं ना दें। अरे मनोबल तो बढ़ावत रहे, कितना बड़ी बात कही वही बड़ी ना बात दे पाते है। ना रहा तो उनके तनख्वाह में उतना रहा, एक बात कही थे, लेकिन वह हमरे दोस्तन तक से कहीं कि भैया सीख लियो, जाओ सीख लो, गुड्डू जहाँ गए हैं अमरीश जहाँ गए हैं और हम तो हर सपोर्ट कर दे, हम तो हम देव मदद करब। कहते हैं हर इंसान की कामयाबी के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है। आपके जीवन में जो है आपके पिताजी का, वो तो आप कह ही सकते हैं इतना, बिल्कुल, तो बिल्कुल मेरे पिताजी, आपके पिताजी का पूरा हाथ है। रियल लाइफ हीरो कौन है आपके जिंदगी का? जो रियल लाइफ हीरो कौन है? अगर वो रियल हीरो आपके जिंदगी में ना आता तो आप इस मुकाम पे ना होते। मेरे पिताजी, आपके पिताजी, आप बता ही दिए कि पूरा हमारे दोस्तों को भी कहते थे कि जो है वो मेरे प्रेरणा थे और वो ही मेरे हीरो थे। उनसे मैंने सीखा है, उनको बहुत मिस करता हूँ, उनसे बहुत ऊर्जा मिली, उनसे बहुत हौसला मिला, बहुत साथ दिया उन्होंने मेरा, और मेरी भी कोशिश हमेशा यही रही कि मैं उनका किसी भी तरह से उनके उस विश्वास को तोड़ू ना, उनको तोड़ू ना, टूटे ना। तोड़ना तो नहीं था मुझे, लेकिन टूट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए गलती हो जाए या हो जाए या मैं थक जाऊं या मैं बैठ जाऊं या हार के वापस आ जाऊं कि हे बप्पा हे पापा हमरे से ना हो पाई। तो हम कहें नहीं करेंगे, अब करेंगे। बहुत चीज़ ऐसी हुई कि हम MLK पढ़ने गए हैं और हुआ हमारे BSc में एडमिशन हुई गवा। और जब कॉलेज के फीस जमा करे एक बात आई एग्ज़ाम के, तो हम कहें 90 पैसा जाए थे एग्ज़ाम के फीस तो जमा करे रहा थे। हाँ। तो पापा से कहन कि पापा पैसा एग्ज़ाम वाला देख है, कहें हाँ ठीक है ले लो। MLK में पढ़ित रहन 91 की बात हुई। फिर हमारे दिमाग हुआ कि हमें लागत है हम पास ना पे फेल हो जाए, ये हमारे दिमाग में रहा कि हम ये लायक ना है, हम ही लायक ना। BSc तो हम BA तो इंटरमीडिएट तो निकाल ले गए, निकल साइंस साइड है ना, ये निकाल ले गए ना। अच्छा क्योंकि हम कई एक्टिविटी में है ना, ऐसा तो है ना कि पढ़ाकू है कि सिर्फ 24 घंटा पढ़ाई करी था, पटा हुआ है सब। यस, यदि हम ये नहीं करते, सारी छंद बिछंद में नहीं होते इस सब सारी चीज़ों में, तो हम अभिनेता नहीं होते। ये भी बता दूं आपको, सबसे कुछ ना कुछ सीखा, सारा रंग लिया ना मैंने, जिया उसको। मैंने घुमक्कड़ी था अपना टाइम का, जैसे आजकल के बोलो आवारगी बोल दें। बच्चा एक्सप्लोर कर रहा है, यदि घर से निकला है 8-10 किलोमीटर साइकिल से, तो वहारे पता नहीं कहाँ घूमता रहता है, उसको खुद ही नहीं पता है, वो सीख भी रहा है साथ में, वो दुनिया देख रहा है ना। तो ये हमारा ऐसे काम रहा। मतलब हम लोग जो छोटे थे बच्चे थे तो माचिस का ढक्कन बीनने के लिए हम लोग पता नहीं कहाँ 5-5 किलोमीटर दूर चले जाते थे।
होती थी ना, माचिस की जो ढक्कन आता था, अच्छा। डब्बा माचिस का, तो अलग अलग कंपनियों के होता था, तो उसको फाड़ के हम लोग कलेक्शन करते थे। तो पत्ता बनाते थे। माचिस कहाँ, गड्डी बनाते थे। वो अलग अलग कंपनी के अलग अलग माचिस, मोर छाप, तोता, ये वो, बैलगाड़ी, है ना, दुनिया भर की थी। कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, तो ऐसे करके 250-300 माचिसों का वो स्टॉक रहता था। कंचे रहते थे, है ना, अलग अलग सबके। तो ये सब एक अलग दुनिया थी, एक्सप्लोर करते थे। तो यही है, पिताजी मेरे हीरो हैं रियल लाइफ के। विश्वास उनका मैंने कभी नहीं तोड़ा, एक्सप्लोर किया और अपने काम में लगा रहा। फाइनली उन्होंने कहा ये करना है मुझे भाई। जैसे आपको सोच रहे हों कि ये वाला अगर हम दोबारा जी लेते, ये वाली ज़िंदगी, ये मिस हो गया हमसे, ये वाला हम चाह रहे फिर से एक बार। खैर वो तो हर आदमी चाहता हमारा बचपन वापस आ जाए, हम बिल्कुल, उसको नहीं लाएंगे। वही है। उसको नहीं लाएंगे हम। उसके बाद जो अगर चाहें कि अगर कुछ ऐसा ये वाला हम दोबारा जी लें। बचपन तो नहीं कह सकते, हाँ ये था कि प्रोफेशनल जो हमारे यहाँ कॉलेज का शुरू हुआ था, जो मध्य जो पढ़ाई होती है ना हमारी, वो बड़ी बहुत ही वो होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बचपन तो चलो आपके पढ़ाई में निकल गया, लेकिन बीच की जो एज होती है ना, यानी कि 6 से 12 तक। हाँ 12 तक, या आप जो भी लगा लो, ये मतलब 8वीं से 10वीं से लगा लो, या ग्रेजुएशन तक का जो एक सफ़र है, या मैं वो चाहता हूँ कि दोबारा वापस आए और थोड़ा सा और अच्छे से तैयारी की जाए। थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्योंकि पढ़ लेते हैं और रियाज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझसे छूट गई थी जो हमें जानकारी नहीं थी। कि यदि आप दिल्ली गए हो, ठीक है, तो आपका, जैसे आप बोले हम अवधी बोलित है ना, हम अवधी हैं, है ना, हम सभी हियक हुई। अच्छा, अब आप क्या होता है जब आप कहीं किसी और शहर में जा रहे हो, है ना, तो अब हमरे यहाँ के कहा है कि हमारे यहाँ एक अंग्रेजी बोलना एक आज भी लोग आश्चर्य देखते हैं, ये तो अंग्रेजी बोलत आवत है का, है ना, ये अंग्रेजी में बात करते हैं भैया, ये अंग्रेज हुए, है ना। ये जो हम लोगों के पीछे जो गंदगी लगी रही, डर वाली अंग्रेजी की, इसकी, और एक दूसरे को नीचा दिखाना कि हम आपका वेट करते हैं, कितना वजन करत रहे हो, वेट करत हैं ये, ऐसे आपको तुरंत ही वो लोग आपको चिढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे भागते हैं, इंग्लिश से। तो मेरे अंदर मैं चाहता हूँ आज भी कि इंग्लिश जो है, यदि आपको आती है भाषा, देखिए हमारी अवधि हमसे कोई नहीं छीन सकता, हम बोलब बतियाइब, हम वह होई जौन हम हैं। अब जौने भाषा में हम पैदा भयन, खेलन, बड़ा भयन, वो कहाँ से जाएगा। हम 30 साल बाहर रहन है तो 20 साल गोंडम रहन है, सही है, ठीक है, तो 50 साल होएगा। तो हमार भाषा हमसे कोई ना ले पाई। लेकिन ये था कि यदि आप बड़े शहर में जा रहे हो, आपके भाषा तो अवधि है, ये है, आपकी कॉलेज में पढ़ने के दौरान थोड़ी बहुत हिंदी आपकी ठीक हो गई है बातचीत करने के लिए, तो आप यदि एक लैंग्वेज यदि इंग्लिश सीख लेते हैं, बातचीत करने के लिए, तो आप एक समाज के एक वर्ग के साथ उठने बैठने लायक हो जाते हैं। आप बाहर की बात कर रहे हैं कि यहाँ से जाने के बाद जो है हमको ये सामना करना पड़ा। इंग्लिश कोई भाषा नहीं है, इंग्लिश कोई वो नहीं है कि बोलने का कि स्टेटस है, ये है। यदि आपको इंग्लिश आती है तो आप 10 किताब भी तो पढ़ सकते हैं, 10 किताब भी पढ़ सकते हैं, और 10 फिल्में देख लेंगे, फिल्में भी देख लेंगे इंग्लिश की, है ना जी। आप लिटरेचर, आप इंग्लिश में जाएंगे, आप चीज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे, आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं आसान होगी। तो वो मैं दौर लाना चाहता हूँ कि जब मेरी ऐसी कोई चीज़ वापस आ जाए, 2-4 साल वापस आ जाए, जहाँ मैं ये सीख लेता। अब क्योंकि नहीं बोल पा रहा हूँ, नहीं बोलता हूँ, उसका यूज़ कम करता हूँ, क्योंकि अब क्या हुआ कि जब प्रोफेशनल विंग में आया तो मैंने सारा ध्यान अपना किस पे कर दिया, काम पे कर दिया, अभिनय पे कर दिया। मैंने कहा धार लगानी तो अब अभिनय पे लगानी है। अब एक बहाना ये हो गया कि हम तो जी साहब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश क्यों बोले, कहीं एक दायरा बन गया, दायरा बना लिया अपने आप को साबित करने के लिए। नहीं हमें तो हिंदी में स्क्रिप्ट चाहिए। आज भी हम यही करते हैं, स्क्रिप्ट आती है इंग्लिश में, रोमन लैंग्वेज में लिखा होता है, आप कहाँ जा रहे हो, AAPKHAN जो भी है ना, ऐसे लिखा होता है वो। लेकिन मैं जब डिमांड करता हूँ, या और भी अभिनेता करते हैं, तो कहते हैं जरा मुझे देवनागरी लिपि में ये हमें स्क्रिप्ट चाहिए, तो मैं लेता हूँ। लेकिन वो मुझे पता है वो कमजोरी है, लेकिन उसको इसलिए मांग लेता हूँ क्योंकि अब उसमें उतना मेहनत नहीं करना है।
अब जो मेहनत करनी है वो करनी अभिनय में। काम भी करना तो है। अब मैं इंग्लिश नहीं सीखता हूँ, न सीखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं यदि दिन के 5-6 घंटे उसमें दे दूंगा तो हमारा ये हथियार जो है तो बिना हम जिस धार पे का हो जाएगा। हाँ, तो हम अब चूंकि अब हमारा पेशा अभिनय का है तो हम उस पे लगे हुए हैं। हाँ, ये है कि वो मन में एक मलाल है, एक कसक है कि यदि वो दौर या वो दिन वापस आ जाए कि जिसमें मैं अपनी अंग्रेज़ी की पढ़ाई जो है वो कर लेता और इन तमाम अपने समाज में अड़ोसियों पड़ोसियों की बातों को दरकिनार करना। ये सच बताएं टैबू है इंग्लिश बोलना, आज भी है, हमारे टाइम में भी था। यदि आप इंग्लिश के कोई भी शब्द बोलना की कोशिश करते हो तो आप शर्मिंदगी महसूस करते हो, आप डरते हो कि सामने वाला कहीं आपको टोक ना दे कि गलत बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो या क्यों बोल रहे हो, या हम अंग्रेज हुई भी जब हमसे अंग्रेजी में बात कर रहा था वो। हाँ वो अपना अब उनको हैं? नहीं आता है तो हाँ, जो तो वो है आपको तुरंत वो डोमिनेट कर देगा। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी कोई बहुत बड़ी बात, अंग्रेजी का मतलब ये है कि यूनिवर्सल भाषा है, आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हो, आप किसी समाज के एक एक वर्ग एक तबके के साथ कम से कम बात करने लायक तो हो सकते हो। आप मान लीजिए इंडिया छोड़ के गए आप, क्या वर्ल्ड में करोगे? तो दुनिया हाँ, में तो इंग्लिश यस, तो सबसे पहले है, बिल्कुल जाना है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा हेल्प वो। करेगा। आज मेरा इंटरव्यू कहीं अंग्रेजी में, मोस्टली तो इंटरव्यू बहुत सारे अंग्रेजी में होते हैं। जी, आप देखिए क्रिकेट लोग खेलते हैं, आप खिलाड़ी हैं, उनका इंटरव्यू अंग्रेजी में होता है कि नहीं होता? बाइट अंग्रेजी में ही देते हैं वो। तब उनको सही तो है, बोलनी है अंग्रेजी, वो क्या करें? सीखते हैं, फिर जिसको फिर नहीं वो आता वो सीखते हैं। चीज़ें हैं। हमारे यहाँ आज भी यही है, और मतलब मैं तो अपना ही क्षेत्र की बात करूँगा क्योंकि मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, गोंडा का या अपने अवध क्षेत्र का ही। तो अभी भी बहुत सारे लोग यही हैं कि वो उसको कमज़ोर, उसको क्या कर रहे हैं कि उसको मजाक बना करके किनारे कर दिया उन्होंने। मतलब सीखना नहीं चाहते हैं, नहीं, खुद नहीं, खुद और सीखबे नहीं करें, उनका आवते नहीं है, वो सामने वाले को भी डोमिनेट करेंगे। ये लाल बुस्सट पहिरे हो भैया, अरे ये अंग्रेज बना टहरा था वो। ये जो मेंटेलिटी है ना, व्यंग सामने वाले मारते को डोमिनेट करना और अपने आप को सुपर दिखाना। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, हम उससे डर गए। हम क्या हुआ जब यहाँ थे तो हम लोग डरते थे, कि हम अंग्रेजी बहुत बड़ी बात है। जानबूझ के भी वो शब्द अंग्रेजी का नहीं यूज करते थे कि सामने वाला हमें लताड़ ना दे, सामने वाला हमें वो ना कर दे। वो आदत में भी नहीं वो आया, आदत में भी नहीं आया। अब वो इसलिए दिक्कत कर आप रहा खुद है। देखिए कि यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट तो है ना, आप इंग्लिश में लिख ले रहे हो, इंग्लिश का प्रश्न उत्तर आप उत्तर इंग्लिश में लिख करके दे रहे हो, तो इंग्लिश में बोलने में क्या दिक्कत है भाई? वो जैसे हम अवध में पैदा हुए, हाँ, और अवध में अवधी तो किसी ने हमें सिखाया नहीं, किसी ने सिखाया, देख देख के सीख गए, बोल बोल के सीख गए। बोल बोल के सीख गए। तो वातावरण से लोग सीख जाते हैं। आप पता नहीं क्या क्या, आप मुंबई जाने के बाद और क्या कहते हैं दिल्ली में रह के भी आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ऐसे वातावरण की वजह से, लोगों हाँ, के बहुत संगत सारे, की वजह से। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, पर वो हमारा टाइम वेस्ट हो गया। आपकी परेशानी वो नहीं थी, वो कहीं ना कहीं सिस्टम का भी था। आप यदि अंग्रेजी बोलने की कोशिश करोगे भी समाज में, मैंने बोला ना हम तुम्हारा वेट कर रहे थे, तो तुरंत सामने वाला बोलेगा ये वजन कर रहा था भैया, तौलत रहे हो, तौलत रहे हो। ऐसे करके आपको ऐसा डोमिनेट कि करेगा आप दोबारा बोलने से डरेंगे। आप सोचोगे अरे यार अभी कहा यार मूसे का कहा जवाब दिए तो ऐसे बोल ही रहा है ना, एक शब्द ही है, मैंने इसका एग्जांपल दिया, तो आप क्या बोलोगे? आपने आपने प्रॉपर नहीं बोला, आपने सिर्फ वेट डाला है, सिर्फ वेट कर रहे थे, एक शब्द डाला है, देखो आपको सामने वाला डोमिनेट कर देगा कि मॉडर्न हो गया है। हाँ, ये मॉडर्न, जबकि उसको मॉडर्न सब तो बोलता है और मॉडर्न का मतलब भी नहीं पता है, नहीं पता कि मॉडर्न का मतलब उसको पता है छोटा कपड़ा पहनना। ये कहीं ना कहीं हम सबको ये पीछे ही कर रहा है। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई नहीं, स्तरता जो है, यस, स्तरता बहुत निम्न है, और तो ये कहीं ना कहीं समाज ही जिम्मेदार है इसका। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल, अपने रेडियो में बैठा हूँ मैं, बहुत मतलब मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारी भाषा, हमारी अवधि, हमारी पहचान है, हमारी मिट्टी है, हमें उसे बोलना है। लेकिन आपको पता है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि हम अवधि बोलते हैं और हम उसका मजाक उड़ाते हैं। हाँ, जिस भाषा में हम पैदा हुए, जिस भाषा में हम खेले कूदे, बड़े हुए, अम्मा बप्पा दादा काका ये सब बोले, उसी को अब हम शर्म कर रहे हैं कि हम ये बाहर नहीं बोलेंगे। कहीं ना कहीं नहीं, बाहर नहीं बोलेंगे, और मेरा कहना तात्पर्य और है, उसको मजाक के रूप में लेते हैं। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता, आप बहुत सारे रील देखिएगा या चुटकुले में देखिएगा, तो हमारी खुद की लैंग्वेज है, तो अब जब बात करते हैं, ये भैया हुआ गए रहन, हाँ हुआ माइत घोराए दी धकेल दी, ऐसे कर कुछ सब बोलते हैं और बोल बोल के हंसी कराते हैं, खुद हंसते हैं।
जैसे कि हमारी ही भाषा कोई मजाकिया भाषा है। मतलब हम इसको अपने आप को ही देखना, बना लेते हैं। हाँ, वो जब अपने भी कुछ आप को मजाक करना जी। होगा तो अपनी ही भाषा का मजाक उड़ाते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व सीरियस किया है। बात करनी होगी तब तो अवधि में आएंगे और कहीं और ऐसे करके उसको चुटकुले में बना करके ऐसे बोलेंगे तो वो लगेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। हाँ, ये भाषा बात सही है। ये पॉइंट जो है जहां भी आप ये बोलोगे सही कि है। चुटकुला सुनाओ, तब वह अवधि में आकर के और ऐसे करके लबड़ लबड़ करके उसको पता नहीं कैसी और ज्यादा उसमें वो करने लगेंगे जो उसका स्वरूप खराब कर देंगे और उसको बोलेंगे तो ये क्या है भाषा के प्रति। सही है। ये और आप कहते हो प्यार नहीं है। हम कॉमेडी कर दिए भैया, हाँ, प्यार नहीं है का प्यार अपने उसको अपने आप भाषा मजाक से में ले प्यार लिया नहीं। आपने। अब जैसे भाषा की बात चल ही रही है, जैसे हमारे यहाँ भारत में जो है, इंडिया में तरह तरह की भाषाएं हैं, रीजनल जो है भाई सबके अपने, क्षेत्रीय हाँ भाषा बिल्कुल है। हैं। तो सारे भाषाओं में जो हमने देखा, जो जितनी भाषाएं, जैसे पंजाब हम गए, पंजाब में पंजाबी लोग बोलते हैं और सम्मान से रहते, उसको सम्मान भी देते हैं। आप जिम चले जाइए पंजाब में, वो जिम पंजाब हो, पंजाब का जिम हो, पंजाबी गाने बजेंगे। वो जिम हरियाणा का हो, पंजाबी बज रहा है, हरियाणी का भी बज रहा, हरियाणवी में भी वहाँ पे बज रहा है। यानी सभी भाषाओं में लोग उसको जीते हैं और सम्मान की तरह उस लेवल का उसको ले गए हैं। और उस भाषाओं को जो है जिम में भी है, बीट चला के उस टाइप का गाना बनाए, उस टाइप का बीट बनाए और उसको चला के करते हैं। हिंदी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे अवध में जाइए, उन्हीं गानों को बजाएंगे। भोजपुरी तो हम तो बहुत कम ही सुने, भोजपुरी नहीं बजता। हमें लग रहा है जिम में भोजपुरी तो नहीं बजता होगा। अवधी तो कहीं है ही नहीं। वही उलरगप वाले गाने जो है बनते हैं यहाँ, वो मजाक वाला, हाँ। वो मजाक ही बने और वो कहीं ना कहीं संस्कार खत्म होता है उससे। कहीं ना कहीं संस्कार भी हमारा दिख रहा है। जिम में अवधी नहीं बज रहा है, जिम में भोजपुरी नहीं बज रहा है, वो शादियों में बज रहा है, दारू पी के कूद रहे हैं। यस, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो आपने उसके साथ मजाक बना दिया, आपने उसको कॉमेडी ले लिया है। तो अवधि तो बोलेंगे लेकिन ऐसा लबेड़ लबेड़ के बोलते हैं कि उसको मतलब और उसको निकृष्ट कर दे रहे हैं। कोई गहरी बात नहीं है ना। होती आप अवधि का इस्तेमाल कॉमेडी करने के लिए कर रहे हैं, मजाक करने के लिए। ए हुआ गए रहे भैया घोरावत रहन, तो ऐसे कर करके ऐसे कौन बोलता है। प्यार से बोलिए भैया, तो घोराइत रहन भैया, कहाँ रहे हो भैया। इसका कारण, इसका मजाक में लेकर के आप बनाते, तो खैर इसका नुकसान ये हुआ कि आप अब जाके जब आप दिल्ली में बोलते हैं ये अवधि में बतवाए लागे हुआ, तो कहिए भैया हो आए हैं वहाँ गवा। ये आपने पहचान बनाई ना अपनी भाषा की। जो अवधी भाषा की जो पहचान होनी चाहिए थी आपने थी, तो हम ही लोगों ने तो बनाई। तो इसको हम ही लोगों को करना पड़ेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे अपने श्रोताओं से कि जो है, जो हमारा अवध है, अवधी भाषा है, इस पे जो हमारे कलाकार हैं, जो गाने बनाते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं या लिखते हैं, जो कवि हैं, वो ऐसे गाने लिखें, बनाएं, ऐसे गाएं कि वो जिम में भी बजे। जैसे पंजाब में का हम एग्जाम्पल दिए, उदाहरण के तौर पर हम लिए पंजाब में जिम में वही पंजाब का गाना आप अवध में जिम में बजाते हैं, वही हरियाणा का गाना आप बजाते हैं। तो उन लोगों ने जो है गाने भी बनाए और सब तरह के गाने बनाए। जिम वाला अलग है, सैड सॉन्ग अलग है। तो ऐसे हमारे अवध में भी हो। हम जितने भी हमारे कलाकार सुन रहे हैं, मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि ऐसे गाने बनने चाहिए कि सब तरह के हों, हमारे पारंपरिक चीज़ें भी हों उसमें, और जो है कुछ ऐसा भी हो जो फिटनेस पे भी हो, हेल्थ पे हो। तो ये सब होनी चाहिए। कुछ आपको ऐसा लगता हो कि जो हमारी लाइफ थी, जो हमारी ज़िंदगी थी, खैर हमारे पापा ने बहुत मदद किया। हो सकता है सबके पापा ऐसे ना हो, सबकी मम्मी ऐसी ना हो सकता है उसके मम्मी पापा ही ना हो, लेकिन सपना और जुनून और ज़िंदगी और सब कोई जीना चाहता है। हर कोई कुछ ना कुछ करना चाह रहा है, वो चाहे पढ़ाई लिखाई हो, फिल्म में हो। जैसे हम म्यूज़िक करना चाह रहे हैं, तो हम अपने आप को भी उसमें ले रहे हैं, पैसे से ना मजबूत होना। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं अवध के, जो हमारे जो बच्चे हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं, उनके लिए आप अपने ज़िंदगी को जो है ध्यान में रखते हुए, जैसे आपने कुछ गलतियां कर दी, वो ना करें, वो गलतियां ना करें। जो जैसे हम ये चूक हो गई हमसे, हम ये ना किए होते तो हो सकता हमारा जो 10 साल लगा था 5 ही साल लगता, या 6 साल लगता। या कुछ ऐसे जो गुण हैं, जो हमारे अवगुण, जैसे हमने गुण सीखा तो अवगुण भी आते हैं। तो वो अवगुण, जैसे कोई किसी के किससे बचना चाहिए,
करना चाहिए, तो हम अभी बात कर ही लिए, क्या नहीं वो करना सारा चाहिए। सवाल, जो आपके सवाल में ही सारा जवाब है, तो जितना बताए हो सब में वही है। तो वही कह रहे कि हाँ। आप कुछ हमारे श्रोताओं को, जो जो सुन रहे हैं, रेडियो पे जो भी सुन रहे हैं, वो उनको आप क्या मैसेज नहीं, देना मैसेज चाहेंगे? कुछ नहीं है बाबू, बस यही है कि आप को करना क्या है, आपका विजन विजन क्या है, पैदा काहे भय हुए, सबसे बड़ी बात यह है। यदि आप टाइम पास कर रहे हो लाइफ में तो बात दूसर है, किसी का इंतजार कर रहे हो, समय आएगा तब ये होगा। दूसरे को दोष देना ये भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम हमारी असफलता में हम दूसरे को दोष देते हैं कि हम वहाँ जाए थे भैया, हमारा साइकिलिया पंचर हो गए और वह हमें भैया कहीं ना इतने बजे आओ तो मिलवे नहीं की, तो हम कहा करिए हम आए नहीं। ये सब जो बहुत बहानेबाजी दुनिया भर की है। ये हो तो वही उनके वही में जाते हो जाते, ये हो जात तो वो हो जात, हुआ ना ऐसे करके। ये सब सबसे पहले तो लाइफ में किसी भी फील्ड में काम करना ये आप हटा दीजिए भैया, हमारा हाथ जोड़ कर विनती है सबसे। और आपको बनना क्या है ये डिसाइड करिए, आप क्या करना चाहते हैं, आप पैदा किस लिए हुए, भगवान ने आपको पृथ्वी पर किस लिए भेजा है। और फिर तन मन, आपके पास धन नहीं है बहुत, कोई मैटर नहीं करता है, आप सच्ची निष्ठा के साथ आप उस काम पर लग जाइए। सीमित साधन है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं है, सब सामने वाले को दिखता है। आप इंटरव्यू के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बढ़िया कपड़ा पहन के जाओ, साफ़ सुथरा कोई शर्ट डाल लो, साफ़ करके बिना प्रेस, तब भी वो दिखाई देगा कि लड़का ये बेचारा प्रेस नहीं कर पाया है, लेकिन अच्छे से आकर के खड़ा है, बैठा है, सब दिखता है। ट्रांसपेरेंट जिसे को बोलते हैं, पारदर्शिता आपके व्यक्तित्व में होनी चाहिए। आप जो हैं वो दिखने चाहिए, वो दिखने चाहिए। आप जो दिखोगे तभी आप बिकोगे। आपने आवरण ओढ़ा, आपने ये सारी चीज़ें करी, तो आप सामने आप नकली दो दिखना चेहरे शुरू हो गए। नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। आपको सबसे वही है ना कि आप जो हैं वो हैं। यस, आपको बनना क्या है ये स्वयं आपको पता होना चाहिए। आप कंफ्यूज ना हो कि हम ये हो तो ये कैली, नहीं भैया ये वाला हो तो ये वाला हो जात, नहीं। आप एक बार डालो तो डरो ना, मतलब कोई बात नहीं, सफलता मिलेगी, सफलता मिलेगी, इसका सोचना ही नहीं है। आप एक बार घुसो तो, अपना काम तो करें, एक बार जूझो तो, फाइट तो करो, संघर्ष तो करो। हालांकि मैं उसको संघर्ष का नाम देता नहीं, संघर्ष शब्द मेरे लिए बहुत वो है। मैं संघर्ष जो है कुछ नहीं होता लाइफ में, काम होता है। काम करें। यदि मैं सुबह उठ करके और जूता डाल के अपने समय में मैं निकलता था, 2-3 किलोमीटर दौड़ता था, तो वो संघर्ष थोड़ी ना, वो तो रूटीन है। मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ और अचानक भाई मुझे पैदल जाना पड़ा, मेरे पास पैसा नहीं है और मैं पैदल ही चला गया 4 किलोमीटर रेलवे स्टेशन, तो वो संघर्ष नहीं है भाई। क्योंकि आप जब निकलोगे बाहर तो आपको हजारों लोग पैदल चलते हुए दिखाई देंगे सड़क पे। हाँ, किसी के पास, आपके पास पैर है, किसी के पास तो पैर ही नहीं है, पैर नहीं है। और वैसे भी आप जब लोग सब जा रहे हैं, कोई सड़क पे घूम रहा है, कोई साइकिल जा रहा है, कोई तो सभी संघर्ष कर रहे हैं। आप कोई स्पेशल हो क्या? सही है, वो तो जीवन का हिस्सा है, जीवन का हिस्सा है, आपकी दिनचर्या है, रूटीन है। आप जाओ, निकलो तो बाबू, सब होगा। बस काम करना है, काम करो, काम करना है। कोई भी कुछ बोले तो काम करो, काम करना है। और सबसे बड़ी बात है कि 2 चीज मैंने बोली थी कि कमिटमेंट। आप यदि किसी को अपने से भी कमिटमेंट करते हो, यानी आपने को वादा करते हो, अमरीश हम आज से ये करेंगे, तो वो वादा और किसी और को भी वादा कि हम इतने बजे आपके यहाँ पहुँचेंगे, या हम ये इतने तारीख से ये काम शुरू करने जा रहे हैं, या हमें ये करना, जो भी है उसको बोलते हैं कमिटमेंट। वो कमिटमेंट पर आपको खरे उतरना है। आप उसका सबसे बड़ा जो है सफलता की कुंजी है कि कमिटमेंट, यानी आपने वादा जो किया है ना, वो वादा खिलाफी नहीं करनी है, वादा तोड़ना नहीं है। और अनुशासन, ईमानदार रहना, अनुशासित रहना है। और इसके बाद एक सबसे बड़ी चीज आती है, वो है पेशेंस, यानी सब्र, धैर्य। यदि धैर्य नहीं है, आपके पास वो पेशेंस नहीं है, सब्र नहीं है, तो फिर आप विचलित हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। यानी कि धैर्य से अपना काम बिल्कुल, आपको कुछ भी करना है उसमें धैर्य बना कर रखना है, विश्वास मनाना है। हाँ ये होगा, हम जीतेंगे, हमें मिलेगा, सफल होंगे, ये हमारी है।
बस यही है, कोई गुरु मंत्र नहीं है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यदि उस पर साध लो या काम करने लगो उसके ऊपर, काम ही आपको- साधना हो गया। तो आपको सफलता मिलेगी। आप उस क्षेत्र में या उस चीज़ में आप आगे जाओगे, उसमें आप काम करोगे। आगे जाने का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ है कि आप उसमें काम करते रहो। तो श्रोताओं, अब हमारे चलने का समय हो रहा है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो है हमारे श्रोताओं के लिए। और श्रोताओं क्या, ये परिवार है हमारा, रेडियो अवध जो है परिवार है, जो हमारे श्रोता हैं ये परिवार हैं। और अवध बहुत बड़ा परिवार है, कई जिलों का परिवार है। और इस परिवार में तरह तरह के हमारे जो है भाई बहन हैं, जो सफलता के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष वैसे आपके हिसाब से वो संघर्ष नहीं है, वो तो एक जीवन का हिस्सा है। तो हो सकता है आप सबके अंदर सुनने के बाद कोई सवाल भी आए हों, हो सकता है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और आपको उसका जो है अगले प्रोग्राम में या अगले एपिसोड में जब हमारा होगा तो आपको उसका जो है जवाब भी मिल जाएगा। और हमारे अब चलने का समय हो रहा है, तो श्रोताओं आप सुनते रहिए रेडियो अवध 90.8 FM, सुनो दिल से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और इतनी सारी बातचीत हुई और बहुत अच्छा लगा। और गोंडा में ख़ास करके यहाँ रह करके बातचीत करना, अपने बारे में बताना और लोगों को बताना कि हाँ भाई, मैं आपका बड़ा भाई हूँ, और आपका जो सवाल है या कुछ भी मेरे द्वारा बताए कुछ चीज़ों से यदि आप उससे कुछ सीख लें या थोड़ा सा आपके अंदर कोई चीज़ आसान हो जाए वो काम, तो मैं बहुत अपने आप को धन्य मांगूंगा कि हाँ, ये मेरा एक थोड़ा सा वो रहा है ये प्रयास, और आपका थोड़ा सा ये काम आसान हो गया है। और बाकी तो मेरा अपनी एक लाइफ जीवन यात्रा थी, जो मैं जैसे मैंने पहले कहा है, ये वही है लाइफ, कुछ नहीं, यही जीवन यात्रा है। आप जैसे जैसे जीते जाते हो वैसे वैसे सीखते जाते हो। भाई बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। सर, धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप दोबारा फिर आएँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपकी कई सारी फिल्में आने वाली हैं और कई फिल्में जो है आ चुकी हैं, हम सब देख भी चुके हैं। तो श्रोताओं, बने रहिए हमारे साथ रेडियो अवध 90.8 FM पर। हम मिलते हैं अगले शनिवार को दोपहर 2 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।